नमस्कार मित्रों। तो पिछले धारावाहिक में हमने पढ़ा कि ह्यूमन आई किस तरह से काम करती है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से जो मेजरली या कॉमनली ऑब्जर्व डिफेक्ट्स होते हैं और उन डिफेक्ट्स को सही कैसे किया जाए कि हमें चीज़ें सही तरीके से दिखाई दे। अब ये उसी का दूसरा धारावाहिक है, दूसरा अध्याय है, दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कलरफुल वर्ल्ड के बारे में कि जो हमें चीज़ें दिखती हैं वो कैसे दिखती, मतलब वो क्यों दिखती हैं। तो थोड़ा सा अब इसकी शुरुआत हम सबसे पहले कैसे करेंगे, इसकी शुरुआत हम करेंगे प्रिज्म के साथ। देखो, अब प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक कुछ एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि अभी हम प्रिज्म के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं। देखो, प्रिज्म ऐसा कोई होता है कि क्या, जैसे हमने ग्लास स्लैब पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ग्लास स्लैब के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ ये ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर जो आपको नहीं दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसके बारे में पढ़ना है। अब ये ट्रायंगुलर प्रिज्म एग्जैक्टली होता कैसा है, इसको ज़्यादा बेटर तरीके से ये समझेंगे। देखो, हम बचपन में क्या करते थे, झोपड़ियाँ बनाया करते थे। अगर तुम्हें याद हो, स्कूल में बैठे रहते थे, खाली पीरियड में से सीनरी बनाया करते थे, तो उसमें एक झोपड़ी होती थी। तो ये झोपड़ी का ऊपर का हिस्सा तुम्हें अगर याद हो, तो देखो इसमें साइड से एक ट्रायंगल दिखता था और एक इधर वाले एरिया में एक ट्रायंगल होता था। ठीक है, अगर तुमको यहाँ पे याद आ रहा हो तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, ये वाला एरिया ट्रायंगल होता था और ये वाला एरिया ट्रायंगल होता था, और बाकी जो एक फेस ये होता था साइड वाला, ये रेक्टेंगल होता था। उसी तरह से एक फेस यहाँ रेक्टेंगल होता था और इसका बेस जो होता था वो रेक्टेंगुलर शेप का होता था। तो यही तुम्हारा ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है और ये शीशे का बना होता है। इसका शीशा कोई ऐसा नहीं कि बहुत खास शीशा हो, एक नॉर्मल सिंपल शीशे का ये प्रिज्म बना होता है। तो प्रिज्म देखो यार, कई तरह के होते हैं। ये स्क्वायर प्रिज्म है तुम्हारा, पेंटागोनल प्रिज्म है, पेंटागन जैसा होता है इसका, जो ट्रायंगल की जगह पेंटागन होता है इसमें। रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, इसके सारे फेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। और ये हेक्सागनल प्रिज्म है, इसका टॉप और बॉटम साइड क्या होता है, हेक्सागन के फॉर्म में होता है। ऑक्टागन में क्या होता है, ऑक्टागन के फॉर्म में होता है। और ट्रायंगल में क्या होता है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स होते हैं और तीन रेक्टेंगल होते हैं इसमें। तो देखो, अब इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखो, ये ग्लास का स्ट्रक्चर है, तो हमें पता है कि जब इसके इसके थ्रू जब लाइट पास होगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो लेट्स से कि देखो, लाइट आई है कुछ ऐसे, ठीक है, लाइट आई कुछ ऐसे। तब हमें पता है कि देखो, अगर ये मीडियम नहीं चेंज होता तो ये लाइट ऐसे ही जाती। तो अब ये लाइट देखो, इस सरफेस पे जो नॉर्मल होगा वो कुछ नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। तो लाइट क्या करेगी, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होते हुए नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। लेट्स से कि वो इतना बेंड कर गई, ठीक है, इतना बेंड करके। क्योंकि वो एयर से लेकर के ग्लास वाले मीडियम में, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही थी। अब देखो, लाइट क्या होता है, यहाँ पे क्या होगी, इस इंटरफेस पे फिर उसके पास कुछ आएगा, दिक्कत आएगी। अब देखो, यहाँ पे नॉर्मल शायद कुछ ऐसा दिखता अगर 90 डिग्री की मैं बात करूँ। तो अब ये जो लाइट है, ये अपने ओरिजिनल पाथ से ये नॉर्मल से दूर जाएगी। दूर क्यों जाएगी, दूर इसलिए जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है, तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी। तो यानी कि ये रे, अगर तुम ध्यान दो, ये रे कैसी है, ये रे तुम्हारी इंसिडेंट रे है, ये रे तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है, और इस रे को हम एमर्जेंट रे कह सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे नॉर्मल्स भी बना दे रहा हूँ, जो भी नॉर्मल थी यहाँ पे। लेट्स से कि ये नॉर्मल हमारी कुछ ऐसे है एक, और दूसरी नॉर्मल हमारी कुछ ऐसे है। और मैं इस रे के ओरिजिनल डायरेक्शन को भी ट्रेस कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये रे जो थी पहले इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, और ये रे फाइनली इस डायरेक्शन में अब ट्रैवल कर रही है। तो अगर हम देखें तो ये रे पहले देखो इस डायरेक्शन में पहले ट्रैवल कर रही थी और अभी क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो ये रे कितने एंगल से डेविएट हुई, अगर इसका सवाल पूछा जाए, अगर इसके बारे में हमें डिस्कस करना हो, तो हम कह सकते हैं ये रे कुछ ये जो एंगल है, दिस इज़ ई, लेट्स से कि ये इस एंगल से डेविएट हुई है, इस एंगल से ये रे डेविएट हो रही है। ये जो थीटा एंगल है, दिस इज़ नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर तुम चाहो तो तुम साथ साथ ये सारी चीज़ें नोट भी कर सकते हो, ठीक है। और ये देखो, जिस एंगल पे ये इंसिडेंट है यहाँ पे, दिस इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज़ नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस इज़ नोन एज एंगल ऑफ एमरजेंट, एंगल ऑफ एमरजेंस। तो एक काम करते हैं, इसको डेविएशन को हम ई से नहीं, डेविएशन को हम डी से शो करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी इंसिडेंट रे, ठीक, ये तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे, और ये तुम्हारी एमर्जेंट रे, यानी कि जो बाहर आ रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये किस तरह से बिहेव कर रही है। हमने रिफ्रैक्शन देख लिया, ठीक है। अब डिस्पर्जन के बारे में बात करते हैं। अब ये देखो, ये तो हो गई एक सिंगल, हमने क्या किया था यहाँ पे, हमने एक लाल कलर की रे को लिया और इसको ऐसे भेज दिया, ठीक है। अब होता क्या था ना कि देखो, पहले के टाइम में डिस्पर्जन जो ये फिनोमेना है, इसको सही तरीके से समझा गया लगभग 1660 के आसपास लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और
इसे सबसे पहले सही तरीके से समझाया हमें न्यूटन ने। तो हम सबको पता था वहाँ पे उस समय, हम तो थे ही नहीं वहाँ पे, ये चीज़ पता थी कि वाइट लाइट आती है, वो प्रिज्म में आने के बाद 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, हमें 7 अलग अलग कलर्स दिखते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल हुआ करता था उस समय, क्योंकि देखो उस समय क्या था, उस समय लंदन में जहाँ पे आइंस्टीन ने इस चीज़ पे थोड़ी सी रिसर्च की, इस चीज़ को समझा और इस चीज़ को लोगों को समझाया, लंदन में उस समय क्या हो रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है, और वहाँ पे लोग जो थे अभी भी चुड़ैल हंटिंग किया करते थे, मतलब चुड़ैलों का शिकार किया करते थे, बहुत ज़्यादा मिथ होते थे ना पहले के समय में, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी फेमस थी। तो उस समय क्या था, थोड़ा थोड़ा जो साइंस वगैरह था उसमें डेवलपमेंट हो रहा था, और वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इन्हीं न्यूटन जैसे लोगों की वजह से हुआ था, जिन्होंने इन सब चुतियापों के बीच कहीं अपना दिमाग चला करके कुछ प्रोडक्टिव किया। अब आज की जनरेशन टिकटॉक बना रही है, तो कल को क्या ही इनोवेशन और इन्वेंशन होंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने ये हमें बताया कि ये प्रिज्म जो है, ये क्या करता है, ये वाइट लाइट को 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक कर दे रहा है, लेकिन उसमें प्रिज्म का कोई रोल नहीं है। एक्चुअली लाइट जो है वो ऑलरेडी, ये जो वाइट लाइट है ये ऑलरेडी 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स की बनी हुई है। अब न्यूटन का ये बोलना था कि हंगामा हो गया, हंगामा इसलिए हो गया क्योंकि देखो सन को उस समय हेवनली बॉडी या सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता था, मतलब ये हम मानते थे, सन को मानते थे, और सनलाइट जो होती थी हम ये कहते थे स्वर्ग से आ रही है। तो सनलाइट जैसी इतनी प्योर चीज़ इतनी इम्प्योर कैसे हो सकती है, मतलब वो तो परफेक्ट होगी सनलाइट। उस समय ऐसा माना जाता था कि ये जो सनलाइट होती है, ये सनलाइट क्या है, ये बिल्कुल ही परफेक्ट है, ठीक है। तो शुरुआत में जब न्यूटन ने भी पहली बार ऐसा देखा ना, तो न्यूटन को भी लगा कि इसमें तो प्रिज्म का ही रोल होगा, मतलब प्रिज्म ही है, कुछ कर रहा है, वो कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दे रहा है, जो कि एक नॉर्मल थॉट था उस समय का, कि ये जो प्रिज्म होता है ये थोड़ा सा बुरा आइटम है, कुछ बुरी चीज़ है ये, तो ये क्या करता है, कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देता है। तो न्यूटन ने देखो इस मिथ को कैसे ब्रेक किया, न्यूटन ने इस चीज़ को स्टडी किया, इस चीज़ को समझा, और न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने ये किया कि जैसे देखो जब हमें स्पेक्ट्रम मिला, अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम बेसिकली देखो ये जो वाइट लाइट है ये 7 कलर में ब्रेक हो रही है, अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो ध्यान से, ठीक है। तो इसमें तुम ऑब्जर्व करोगे कि रेड जो है ये सबसे ऊपर है और वॉयलेट जो है ये सबसे नीचे है। इसके लिए हमें किसी स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये चीज़ हमें होते हुए दिख रही थी उस समय भी, 16th सेंचुरी में भी लोगों को पता था, लोगों को दिखती थी, बट इसके पीछे का रीज़न किसी को नहीं पता था। लोग ये समझते थे कि प्रिज्म कुछ बुरी चीज़ है, वो सनलाइट जैसी प्योर चीज़ के साथ ऐसा कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दे रही है, ऐसा उस समय माना जाता था, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या किया, जैसे मान लो कि ये स्पेक्ट्रम है हमारा, और यहाँ पे हमें रेड मिल रहा है जो कि सबसे कम बेंड हुआ है, और इस एंड पे हमको वॉयलेट मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक स्क्रीन है जिस पे मैंने इन कलर्स को ऑब्टेन किया है। लेट्स से कि ये एक स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है जहाँ पे मैं कलर्स को ऑब्टेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, लेट्स से यहाँ रेड है, तो मैं यहाँ पे हल्का सा एक छेद कर देता हूँ, तो उससे क्या होता है कि रेड लाइट हल्की से, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट पास होती है, क्योंकि मैंने छेद यहाँ किया है। फिर मैं धीरे धीरे जब स्क्रीन को सरकाऊंगा ऐसे, जब उस छेद को सरकाऊंगा या स्क्रीन पे ऐसे छेद को उस तरह से मैनेज करूंगा मैं कि वो जो छेद होगा वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइट को पास होने देगा। तो न्यूटन ने क्या किया, ऐसा पहले न्यूटन ने किया कि पहले रेड लाइट को पास करवाया, सिर्फ रेड लाइट पास हुई, और उस रेड लाइट के सामने जाकर के प्रिज्म को फिर से रख दिया। तो अगर प्रिज्म में वाकई ऐसी कोई ताकत है तो वो रेड लाइट को भी कुछ तोड़ ओड़ के कुछ बना देगा, ठीक है। उसी तरह से वो वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, जो हमारे विबग्योर कलर्स होते, न्यूटन ने सारे कलर्स के साथ वन बाय वन ऐसा किया। लेकिन न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया, वही जो हमने अभी रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म का जो डायग्राम बनाया था, कि लाइट रे आती है और बेंड हो जाती है और कुछ नया नहीं होता उस केस में। तो न्यूटन के दिमाग में ये आया कि प्रिज्म तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये जो वाइट लाइट है ये खुद ही 7 कलर से बनी हुई है, और इन कलर्स, ये जो 7 कलर्स हैं ये कुछ कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि देखो 7 कलर, इन सातों कलर को हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन कर रहे हैं प्रोजेक्ट। देखो कलर चेंज हो रहा है, इंसिडेंट एंगल वही है अभी भी, और यहाँ पे हम कलर चेंज होते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अब देखो यहाँ पे मैंने मल्टीपल रेज कर दी है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें साफ साफ बेंडिंग समझ में आएगी। देखो वॉयलेट में क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग, और रेड में हो रही है कम बेंडिंग, वॉयलेट में मैक्सिमम, रेड में कम। तो ये चीज़ तुम अब यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो लाइट जो होती है, आज हमको पता है क्लियरली कि लाइट जो होती है, उस समय उतना आइडिया नहीं था, आज हमको क्लियरली पता है लाइट एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो वेव कुछ ऐसे ट्रैवल कर रही है। अब ये जो दो ऊपर के हिस्से होते हैं, मान लो इन्हें हम कहते हैं क्रेस्ट, और तो दो क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, यानी कि ये दूरी। अब देखो ये वेवलेंथ कम होती जा रही है। तो उस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला, या हमने ये इन्फरेंस उस समय निकाला था, या जो हमारे साइंटिस्ट थे, न्यूटन भैया थे,
उन्होंने कहा कि देखो वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है वो सबसे कम है। और जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रम में ऊपर बढ़ते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो रेड की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। यानी रेड के बीच में ये जो गैप होता है, हम ये जो गैप देख रहे हैं रेड में, ये क्या होता है, गैप सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़, एक कॉमनली चीज़ हम ऑब्जर्व, एक बहुत ही ईजी चीज़ हम ऑब्जर्व करें, हम सभी ने रिफ्रैक्शन तो पढ़ा है, अब हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो वॉयलेट है ये सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है, ये वॉयलेट जो है सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है, ठीक है। और रेड जो है कम बेंड हो रहा है। अब हमने ये पढ़ा था, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ग्लास का, लगभग 1.33 हमने ये पढ़ा था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया था, मतलब एक स्पेशल चीज़ होती है 1.33, जब हम बोलते हैं ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो हम विजिबल रेंज में आने वाली लाइट के लिए हम बोलते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। लेकिन अगर हम हर इंडिविजुअल कलर की बात करें, क्योंकि हर इंडिविजुअल कलर का अभी हमने देखा कि वेवलेंथ थोड़ा अलग होता है, ठीक है। वेवलेंथ का हम आइडिया यहाँ से भी लगा सकते हैं, जो अभी हमने एक डायग्राम देखा था। देखो यहाँ पे देखोगे तो रेड लाइट जो है थोड़ा फैल फैल के जा रही है, वॉयलेट जो एकदम पास पास इसकी वेव्स बन रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वॉयलेट जो है ज़्यादा बेंड हो रही है, तो ज़्यादा बेंडिंग का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का क्या है, रेड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कुछ 1.33 जो होता है ये रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और 1.345 जो होता है, मतलब 0.015 के अराउंड का अंतर होता है इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो बेंडिंग भी ऐसा नहीं होती कि बहुत ज़्यादा तुम्हें दिख जाए, वो बेंडिंग देखने के लिए भी थोड़ी बहुत बेंडिंग होती है। और प्रिज्म के केस में वो रिकग्नाइजेबल होती है, क्योंकि प्रिज्म क्या करता है, पहले लाइट को फैला रहा है, यहाँ तुम देख रहे हो, और वापस से जब लाइट बाहर आ रही है प्रिज्म के तो वो और फैल जा रही है, तो वो थोड़ी ज़्यादा फैल चुकी होती है। इस वजह से प्रिज्म में हम क्या करते हैं, उस स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो ये था डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन की देखो ये पूरी मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दी है, और तुम डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर देता हूँ। देखो ये क्या होता है कि लाइट हमारी क्या होती है, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है, जिसमें वॉयलेट सबसे नीचे होता है, रेड सबसे ऊपर होता है। अभी तुमको बताया कि रेड का क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मिनिमम होता है इनविजिबल लाइट के, जो सारी विजिबल लाइट है ये सारी, इसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, ये जो पूरा स्पेक्ट्रम मिल रहा है विग्योर का। वॉयलेट का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है, क्योंकि वॉयलेट की बेंडिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ तुम देख सकते हो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और वॉयलेट जो है उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है। अब देखो यहाँ पे क्या होती है, देखो रेज की बहुत बड़ी रेंज होती है, ठीक है। अब विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ रह करता है, ये देखो ये रेड कलर है, दिस इज़ द रेड कलर, लेट मी हाईलाइट, हाँ देखो दिस इज़ द रेड कलर एंड दिस इज़ द वॉयलेट कलर, ठीक है। अब हम रेड से वॉयलेट की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि वेवलेंथ क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। और अगर हम वेवलेंथ और घटाएं तो अब हम इनविजिबल रेंज में आ गए, अल्ट्रा वायलेट रेज जिनको हम देख नहीं सकते, जो सन से आने वाली हार्मफुल रेज हैं, हमें दिखती नहीं है, इसीलिए ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस हमें समझाई जाती है बचपन से। उसके बाद एक्सरेज आ गई, गामा रे आ गई। तो एक्सरे गामा रे हम एक्सरे कराने जाते हैं भाई, हमें एक्सरे तो ऐसा तो है नहीं कि हमें दिख जाती है कि वो मशीन में एक्सरे हो रहा है, वो एक्सरे करके मशीन बंद भी हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है, और रिपोर्ट भी आ जाती है। और उसके बाद क्या आती है, देखो अब बात करते हैं बढ़ती हुई वेवलेंथ के साइड अगर हम आए, तो रेड से ज़्यादा अगर जिनकी वेवलेंथ होती है तो वो इंफ्रारेड होती है, माइक्रोवेव होती है, और रेडियो वेव्स की तो वेवलेंथ होती है वो शायद 100 मीटर्स के अराउंड के में होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो विजिबल लाइट की जो रेंज है उसकी जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ कुछ लाई करती है, लेट मी पॉइंट इट आउट, 400 से लेकर 750 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। और न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था, ये सारी चीज़ें। देखो रेड जो है, रेड में वेवलेंथ जो होगी बढ़ती जाएगी, और वॉयलेट तक आते आते वेवलेंथ जो होगी तुम्हारी घटती जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब देखो प्रिज्म क्या कर रहा है, प्रिज्म हमारा जो रेड लाइट है उसको तोड़ देता है, सॉरी रेड लाइट नहीं, प्रिज्म जो होता है वाइट लाइट को क्या करता है, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक कर देता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है। लेकिन ग्लास स्लैब में याद करो, तुमने अगर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब जब पढ़ा था तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हैं प्रिज्म और स्लैब में अंतर क्या है, या क्यों नहीं होता है प्रिज्म में नॉर्मल। देखो यहाँ पे हमारे पास एक प्रिज्म है, इसमें वाइट लाइट गई, वाइट लाइट क्या हुई, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो रही है, यहाँ ब्रेकिंग हमें दिख रही है साफ साफ। और हमने क्या किया, अब एक इन्वर्टेड पोजीशन में हम यहाँ पे एक प्रिज्म लगा देंगे। तो अब देखो जो भी लाइट ब्रेक हो रही है, तो अब हमें यहाँ पे क्या दिखेगा कि ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा था, अब ये स्पेक्ट्रम क्या होगा अगर हम इसे ज्योमेट्री के हिसाब से बनाएं, मतलब रिफ्रैक्शन के लॉस को फॉलो करते हुए प्रॉपरली, कि रेयर डेंसर मीडियम का ध्यान रखते हुए, तो हमें कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलेगा। हम ये देखेंगे कि इनिशियली लाइट जिस एंगल पे आ रही थी, वाइट लाइट जिस एंगल पे आ रही थी,
उसी एंगल पे सारी रेज जो होंगी एमर्ज होंगी और एक दूसरे के पैरेलल हो गए, यानी कि पूरा हमें वेबग्योर का स्पेक्ट्रम मिल रहा है और एक दूसरे के पैरेलल है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल है। ठीक है, अब अगर तुम सोचो थोड़ा सा, तो ये डायग्राम थोड़ा सा एनसीईआरटी के डायग्राम के अगेंस्ट जाता है। एनसीईआरटी में तुम्हें ये दिखता है कि व्हाइट लाइट आती है और व्हाइट लाइट निकल जा रही है। ठीक है, एक्चुअली में ये रिकम्बाइंड व्हाइट लाइट होती है। ठीक है, तो फिर हम बनाएं कौन सा, हम ये वाला स्पेक्ट्रम बनाएं या फिर व्हाइट लाइट बनाएं इसकी जगह? तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा एक डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी कि ये बीम जो है बिहेव कैसे कर रही है, या निकलने के बाद हो क्या रहा है कि हमें ये व्हाइट लाइट मिल रही है। एक्चुअली में हमें व्हाइट लाइट ही मिलती है, लेकिन एग्जैक्टली वाइट लाइट बनाना सही नहीं है जब तक हम ये ना समझें कि वो वाइट लाइट क्यों बनती है। ठीक है, तो देखो ये एक वाइट लाइट आई, ये क्या हुई, ब्रेक हुई। ठीक है, रेड सबसे ऊपर है, वायलेट सबसे नीचे है, और बीच में इनका स्पेक्ट्रम होगा, वो मैं बना नहीं रहा हूँ। उसी तरह से दूसरी वाइट लाइट आई, वो भी ब्रेक हुई रेड और इसमें। तो अब तुम देखोगे यहाँ पे, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कि देखो पहले वाली जो रे मैंने बनाई थी ये उसकी रेड लाइट है और ये इसकी वॉयलेट लाइट है। ठीक है, अब जो दूसरी वाली रे मैंने बनाई थी ये इसकी रेड लाइट है और ये इसकी वॉयलेट लाइट है। ठीक है, अब ये तुम लोग सोचोगे ये दो रे क्यों है। ठीक है, तो कभी भी ध्यान देना कि हम क्या करते हैं, प्रिज्म में एक बीम ऑफ लाइट को प्रोजेक्ट करते हैं। अब उस बीम में से एक रे को उठाना तो इम्पॉसिबल है ना हमारे लिए कि हम सिर्फ एक रे को ऑब्जर्व करें। तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल रेज होती हैं, तो उन रेज को तुम काउंट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी एक या दो रे नहीं होंगी, ऐसी इन्फिनिट रेज होंगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लाइट को एक सिंगल रे में ब्रेक नहीं कर पाए हैं और हमारे पास वो ऑब्जर्व करने की अभी तक मतलब वैसी कोई टेक्निक शायद जहाँ तक मुझे पता है नहीं। तो ये देखो हमने क्या किया, अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि देखो ये जो दूसरे वाइट रे, जो नीचे वाली वाइट रे का जो रेड है और पहले वाली वाइट रे का जो वॉयलेट है, इन दोनों के बीच में कुछ गैप सा दिख रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेक्ट्रम हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं स्पेक्ट्रम कंप्लीट करने पे क्या होगा। देखो स्पेक्ट्रम जैसे ही हमने कंप्लीट किया, जो बीच के जो कलर्स थे हमने उनको फिल किया। तो ये देखो ये कलर्स जो हैं इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये तुम्हें दिख रहे होंगे। देखो ये विबग्योर पूरा बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। उसी तरह से नीचे वाली जो दूसरी वाइट लाइट आई है उसकी वजह से भी तो एक स्पेक्ट्रम होगा, अगर तुम ध्यान दो उसकी वजह से भी एक स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल होने वाला है। देखो जैसा स्पेक्ट्रम यहाँ बना है ऊपर, वैसा ही एक वाइट लाइट का हमें स्पेक्ट्रम मतलब पूरा विबग्योर हमें यहाँ मिलेगा। थोड़ी बहुत ज्योमेट्रिकल गलती मुझसे हो गई हो तो उसे माफ़ करना। अब बीच में तुम ये देखोगे, मैंने जो पोजीशन तुम्हें दिखाया था, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वाइट लाइट थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ध्यान देना, क्योंकि ये जो कलर्स हैं यहाँ पे बीच में ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब इस छोटे से रेंज में अगर तुम देखो तो नियरली सारे कलर्स मिल जा रहे हैं, और ऐसी एक सिंगल ओवरलैपिंग नहीं होगी, ऐसी मल्टीपल ओवरलैपिंग होगी। ऐसी मल्टीपल ओवरलैपिंग होगी क्योंकि मल्टीपल वाइट लाइट है, मैंने तुमको अभी बताया था। ठीक है, तो इस ओवरलैपिंग से क्या होता है कि सारी रेस क्या होती है, लगभग हमें लगता है ऐसा, क्योंकि हमारी आंखें उतनी कम डिस्टेंस में डिफरेंस नहीं आइडेंटिफाई कर पाती, तो हमारी रेस को क्या लगेगा कि सारी की सारी जो रेज हैं वो ओवरलैप होकर के एक साथ निकल रही हैं। तो वो एक साथ जब निकलेंगी तो वो हमें रिकम्बाइंड वाइट लाइट की तरह लगेंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे इस सेगमेंट को मैंने मार्क कर दिया। ये सेगमेंट क्या होता है, वाइट टर्न हो जाता है क्योंकि उसमें सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ गए कि प्रिज्म अगर हमने इन्वर्ट कर मतलब किस तरीके से हम रिकम्बाइंड वाइट लाइट ऑपरेट कर सकते हैं। अब अगर तुमको थोड़ा सा आइडिया लगाओ, तो हमने जब प्रिज्म को एक प्रिज्म ऐसे लिया था और दूसरा प्रिज्म मतलब एक प्रिज्म ऐसे लिया था और दूसरा प्रिज्म क्या किया था, उसका एकदम उल्टा रखा था। अगर तुमको थोड़ा सा आइडिया लगाओ तो जिस एंगल पे लाइट आ रही थी, मतलब जिस तरह के सरफेस पे जो लाइट थी, जिस इंटरफेस पे प्रिज्म के लाइट पहली बार आई थी और जिस इंटरफेस से लाइट जो है बाहर निकली थी, वो दोनों पैरेलल थे जब हमने प्रिज्म को इन्वर्ट, क्योंकि एक देखो ऐसा था। ठीक है, तो यानी ये वाला हो गया इंसिडेंट, ये सबसे पहला इंसिडेंट प्रिज्म है, मतलब वो इंटरफेस है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रिज्म था वो थोड़ा उल्टा रखा था, तो उसका जो ये था, ये क्या था, ये कुछ इस एंगल पे था। ठीक है, तो ये एंगल है, मतलब ये इंसिडेंट वाला एंगल है, और ये जो एक्सट्रीम एमर्जेंट मतलब जो एकदम एंड का एमर्जेंट वाला एंगल है। तो तुम देखोगे कि लाइट रेस कैसे निकली थी, बिल्कुल पैरेलल निकली थी और वाइट थी। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही लॉजिक लगता है हमारे स्लैब में। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये वाइट लाइट आई, रेड में ब्रेक हुई और ये पर्पल में गई। अब तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि ये स्लैब में क्या हो गया, स्लैब में तो ऐसा कभी देखा नहीं है तुमने, तो थोड़ा सा बेयर करना मेरे साथ। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाएंगे कि हमारे पास सिंगल रे तो है नहीं भैया, हम क्या करेंगे, हम एक दूसरी रे भी भेजेंगे, तो वो भी क्या होगा, अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक होगी। ठीक है, तो अब बीच में स्पेक्ट्रम बनेगा, वो स्पेक्ट्रम मैं बना नहीं रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स ही क्यों लिया है ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, कॉन्वेक्स लेने का जो रीज़न क्या है। ओके, लगता है मेरा सुबह उठने का टाइम हो गया है और ये अलार्म बज रहा है, सो आई हैव टू जस्ट गो डाउन एंड पॉज इट।
क्योंकि सुबह के 4:30 बज चुके हैं और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में सो नहीं पाया हूँ आज। ओके, सो एग्जैक्टली हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। हाँ, देखो, अब ये कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों लिया, उसका एक रीज़न है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस लिया। ठीक है, अब इस कॉन्वेक्स लेंस की वजह से यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो, ये जो रेड लाइट आ रही है, ये क्या हो रही है, ये एक सिंगल पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होगी। ठीक है, ये पॉइंट हमें पता है, हम सबको पता है कि फोकस के ऊपर नीचे वाला पॉइंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है नहीं। अब ध्यान देना, हमारी ह्यूमन आई का भी स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा ही है ना, मतलब कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे पास, वो क्रिस्टलिन लेंस होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। ठीक है, लेकिन होता तो कॉन्वेक्स लेंस ही है। और पीछे एक स्क्रीन होती है। अब वो स्क्रीन क्या करती है, वो एक तरीके से फोकस का ही तो काम करती है, मतलब जो भी रेज आती हैं उनको वो कन्वर्ज करते हैं हम रेटिना पे। ठीक है, तो पैरेलल रेज आएंगी, वो फोकस पे कन्वर्ज होंगी, और हम कहाँ चाह रहे हैं कि वो रेटिना पे कन्वर्ज हों, तभी तो हमें इमेज मिलेगी। तो ये क्या होता है कि ये पैरेलल रेज क्या हो रही है, रेटिना पे ही एक फोकस के ऊपर नीचे कहीं कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, अब लेट्स सी कि अब वॉयलेट रेज आती हैं। अब हम वॉयलेट रेज की बात करते हैं। अब देखो, वॉयलेट रेज क्या करेंगी, वो कुछ अलग एंगल पे आएंगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो वॉयलेट रेज, देखो यहाँ प्रिज्म से क्या हो रहा था कि जो रेड वाली रेज थी वो एक अलग एंगल पे निकल रही थी, और वॉयलेट वाली अलग एंगल पे निकल रही थी। रेड वाली सारी आपस में पैरेलल है, और वॉयलेट वाली सारी आपस में पैरेलल है, लेकिन रेड और वॉयलेट आपस में पैरेलल नहीं है, उनके बीच में कुछ एक एंगल है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वॉयलेट भी कन्वर्ज होगी, मतलब फोकस के ऊपर नीचे ही कहीं, लेकिन वो एक अलग पॉइंट पे कन्वर्ज होगी। तो ऐसे तुम देखोगे तो हर कलर एक अलग एंगल पे आएगा, तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे वॉयलेट दिखेगा, यहाँ पे इंडिगो दिखेगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे करके हमें पूरा एक एंटायर स्पेक्ट्रम दिखेगा। यानी कि हमारी आंखें जो होंगी वो प्रिज्म से निकलने वाली रेस को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पाएंगी कि यहाँ पे वॉयलेट दिख रही है, यहाँ पे इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, बट यही सारा खेल बिगड़ जाता है स्लैब के केस में। स्लैब के केस में हम डिस्पर्जन क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं, वो अभी हमको यहाँ से समझ में आएगा। देखो, अब स्लैब के केस में क्या होता है कि जो रेज होती हैं, अगर तुम नोटिस करो कि ये जो रेड वाली रेज हैं और जो वॉयलेट वाली रेज हैं, वो आपस में तो पैरेलल हैं ही हैं, लेकिन एक दूसरे के भी पैरेलल है, मतलब सारा जो पूरा स्पेक्ट्रम निकलेगा वो सब एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर तुम नोटिस करो कि देखो, रेड की जो रेज हैं वो जहाँ पे जाकर के कन्वर्ज होंगी, वहीं पे वॉयलेट की भी रेज कन्वर्ज होंगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब मैं जितनी भी पैरेलल रेज इन रेज के बनाऊंगा, जैसे अभी हमारे जो कलर्स होंगे ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो सब भी क्या होंगे, वो सब भी इन्हीं के पैरेलल होंगे। तो वो सब भी जा करके एग्जैक्टली उसी सेम पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि हमारी रेटिना पे जो फोटो रिसेप्टर्स हैं उनको क्या दिख रहा है, उनको क्या डेटा मिल रहा है कि सारे के सारे कलर्स आके एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो गए, और हमारा जो ब्रेन होता है वो जहाँ पे भी सारे कलर्स कन्वर्ज हो जाते हैं उसको क्या क्या किस तरह से ट्रीट करता है, उसको वो वाइट बना देता है। कि जब सारे कलर एक साथ मिल जाएंगे, सारे जो विजिबल रेंज के कलर्स हैं विबग्योर वाले, वो एक साथ मिल जाएंगे, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो उनको वाइट बना देता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें स्लैब में डिस्पर्जन नहीं दिखाई पड़ता, बट स्लैब में डिस्पर्जन होता है, बस हम देख नहीं पाते हैं उस चीज़ को। ठीक है, ये सारा खेल एंगल का और ज्योमेट्री का पड़ जाता है। तो आई होप कि आज के बाद प्रिज्म और स्लैब को लेकर के कन्फ्यूजन नहीं होगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रिज्म जो होता है ना, बहुत ही स्पेशल टाइप के मटेरियल का बना होता है, और जो स्लैब होता है, वो स्लैब क्या होता है कि कुछ नॉर्मल शीशे का बना होता है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। प्रिज्म और स्लैब दोनों एग्जैक्टली सेम मटेरियल के बने होते हैं, बस फ़र्क होता है दोनों की शेप ज्योमेट्री का। अब मुझे नहीं लगता इसके बाद तुम्हें कोई कन्फ्यूजन होगा, और इसके रिगार्डिंग जो नोट्स है वो यहाँ अवेलेबल है। ठीक, अब बात करते हैं। देखो, अब जो न्यूटन थे, न्यूटन इतने पे तो रुकने वाले थे नहीं। अगर न्यूटन की हम बात करें तो न्यूटन ने अगर इतना सोचा था कि उन्होंने डिस्पर्जन के बारे में सोच लिया, सब कुछ उन्होंने उसका रीज़न तक निकाल लिया कि क्यों होता है, उन्होंने वेवलेंस को समझा लाइट की। ठीक है, अगर इतनी सारी चीज़ें न्यूटन ने समझी,
तो न्यूटन वहाँ रुकने, तो न्यूटन ने क्या किया, उस चीज़ को फिर एक और चीज़ से कनेक्ट किया कि जब हमें 7 कलर्स दिख रहे हैं तो 7 कलर का जो ये फिनोमेना है हमें कब दिखता है, हमें रेनबो में दिखता है। तो न्यूटन ने उसे रेनबो से फटाक से लिंक कर दिया और हमें तुरंत क्या हुआ, उस समय हमें रेनबो का फॉर्मेशन के पीछे का साइंस भी समझ में आ गया। अब देखो, हमें बढ़िया से हम धूप वूप का मज़ा ले रहे हैं, हमें क्या होता है, रेनबो दिख रहा है, ठीक है। रेनबो में हमें वॉयलेट सबसे नीचे दिखता है और रेड कलर जो होता है वो सबसे ऊपर दिखता है, ठीक है। अब देखो हम जैसे यहाँ पे खड़े हैं और सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है, बढ़िया सा रेनबो हमें दिख रहा है यहाँ पे, मतलब रेनबो। अब रेनबो दिखने के लिए क्या होता है ना कि देखो सन होना चाहिए, बेसिकली रेनबो में तभी दिखता है जब सनलाइट आती है, और बारिश होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बारिश के ही पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट जो होती हैं वो रेनबो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये 0.5 मिलीमीटर के साइज़ के होते हैं, मतलब इस ऑर्डर के होते हैं, इससे थोड़ा बहुत छोटे या बड़े हो सकते हैं, देखो, ठीक है। देखो अब हमें यहाँ पे क्या होता है, रेनबो दिखता है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान से समझने की ज़रूरत है, रेनबो हमें तभी दिखता है, मैं इसका रीज़न भी तुम्हें समझाऊंगा। देखो रेनबो हमें तभी दिखाई पड़ता है जब सन जो होता है हमारे पीछे होता है और रेनबो हमारे आगे बनता है। यानी कि अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो सन मेरे पीछे उस तरफ सन होगा और रेनबो मुझे आगे की तरफ दिखाई देगा, तब जा करके मैं रेनबो को देख पाऊंगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, अभी आपको समझाया जाएगा। देखो पहले तो यहाँ पे ये देखो कि रेनबो जैसे बन रहा है, वॉयलेट सबसे नीचे है और रेड सबसे ऊपर है। तो रेड की जो लाइट होगी वो हमारे आंखों में कुछ इस एंगल से आएगी, मतलब रेड वाली रेस से होते हुए, और वॉयलेट की जो रेज होंगी वो हमारी आंखों में इस तरह से आएंगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो सनलाइट जो है वो कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। अभी हमने सन बनाया, हम शेडो भी देख रहे हैं, शेडो किस तरह से बन रहा है, तो सन डेफिनेटली हमारे पीछे है इस केस में, सनलाइट कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अगर ध्यान से सोचने की कोशिश करो तो ये जो सनलाइट आ रही है वाइट है और ये हमें क्या दिख रहा है, हमें 7 कलर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब डिस्पर्जन तो पक्का हो रहा होगा, 110% है कि डिस्पर्जन के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी हमें चीज़ दिख रही है, 7 कलर्स क्या है, ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारी तरफ आ रहे हैं, मतलब सनलाइट ऐसे जा रही है और वो कलर्स हमें इस तरफ से दिख रहे हैं, मतलब हमें दिख रहे हैं, रिफ्लेक्शन एक तरीके से हो रहा है। तो अब ऐसा तो है नहीं कोई वहाँ पे शीशा लेके खड़ा होगा जो शीशे को एंगल एंगल दे रहा होगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कुछ एंगल इस तरह से कुछ किया जा रहा होगा शीशे पे, ठीक है। तो डिस्पर्जन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ये सब हो कैसे रहा है, इसको कर कौन रहा है, तो इसको कर कोई नहीं रहा है, इसको करने वाला हमारा हीरो जो है वो वाटर ड्रॉपलेट है। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये काफ़ी बड़ी साइज़ के, काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, मतलब जो है हमारे एटमॉस्फेयर के नॉर्मल मॉलिक्यूल्स होते हैं या नॉर्मल पार्टिकल्स होते हैं उनके मुकाबले। तो देखो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट में होता क्या है कि जैसे ये मान लो कि हमारा सनलाइट है, ये सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट क्या होगी, दो कलर्स में स्प्लिट होगी। तो रेड जो होगा ये ऊपर दिख रहा है और वॉयलेट जो है नीचे दिख रहा है। अब ये क्या होगा कि ये रिफ्रैक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, डिस्पर्जन हो जाता है यहाँ पे। मैंने तुमको बताया था कि हर रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हर रिफ्रैक्शन में डिस्पर्जन होता है। वाइट लाइट का जहाँ जहाँ रिफ्रैक्शन होगा वहाँ वहाँ डिस्पर्जन होगा। बस उस मीडियम की भी थोड़ी सी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि वो उस लाइट को उतना ज़्यादा, जैसे प्रिज्म था, प्रिज्म क्या कर रहा था, वो उस डिस्पर्जन को एनहेंस कर देता था, मतलब फैला देता था पूरे तरीके से। तो हमें वो लाइट दिखती थी, स्लैब के केस में हमें नहीं दिखता था, तो कई बार ज्योमेट्री का खेल होता है। लेकिन यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या होता है, देखो अभी यहाँ पे हमें डिस्पर्जन देखने को मिलेगा कि हमारी जो रेड लाइट सबसे ऊपर होगी और वॉयलेट क्या होगी, सबसे नीचे होगी, ठीक है। अभी इसमें स्पेक्ट्रम भी हम देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा होगा कि जब देखो लाइट ऐसे आएगी, फिर यहाँ पे जब ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आने के बाद फिर से ये बाहर निकलेगी, तो हमें बाहर वाले पोजीशन से मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है हमें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं, लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जा रही है, ठीक है। हम रिफ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है रिफ्रैक्शन भी तो हो रहा हो, लेकिन समझना कभी भी तुम शॉपिंग मॉल में गए हो, ठीक है, किसी या किसी बहुत ही अच्छी दुकान पे गए हो जिसमें बढ़िया से कांच का ग्लास लगा हो, ठीक है, शीशे का दरवाज़ा लगा हो, मतलब कांच का ग्लास नहीं, सॉरी, शीशे का या कांच का जो हो दरवाज़ा लगा हो, या बाहर का जो कवरिंग हो उसकी वो पूरी शीशे की हो, जिसमें तुम्हें अंदर की चीज़ें खूब बढ़िया से खूबसूरत से दिखाई पड़ रही हैं। तो तुम कभी ध्यान दो, उस शीशे के थ्रू तुम अपनी भी इमेज देख पाते हो, मतलब तुम अपने आप को भी देख रहे हो और तुम दुकान के अंदर की भी चीज़ें देख रहे हो। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे तुम अपने आप को देख रहे हो, तो ये कैसे देख रहे हो, ये रिफ्लेक्शन की वजह से देख रहे हो, और तुम साथ ही साथ दुकान के अंदर की भी चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। तो वो कैसे देख रहे हो, वो तुम रिफ्रैक्शन की वजह से देख रहे हो, यानी कि उस शीशे में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही हो रहा है पार्शियली, मतलब ना कंप्लीट 100% रिफ्लेक्शन है वो और ना कंप्लीट 100% रिफ्रैक्शन है, वो पार्शियल हो रहा है जो भी हो रहा है,
ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे भी लाइट रिफ्रैक्ट करके बाहर निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, रिफ्लेक्ट वाले से मतलब है। अब देखो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आएगी, हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो वॉयलेट कलर है वॉयलेट ऊपर आ जाएगा। अगर हम ज्योमेट्री लगाएं, देखो रेड अभी ऊपर था, ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रेड नीचे आ गया, वॉयलेट क्या हुआ, ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन के बाद ये पूरी लाइट जो होगी बाहर निकल आएगी, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा। अब तुम कुछ लोग कहोगे, कुछ बुद्धिजीवी लोग, रिफ्लेक्शन भी होगा, लेकिन भाई मुझे रिफ्लेक्शन से नहीं मतलब है ना। मुझे रेनबो जो है, मुझे ये कलर है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन करवाना है मुझे। रिफ्लेक्शन यहाँ हो गया, यहाँ का रिफ्लेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अब देखो हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करेंगे। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, स्पेक्ट्रम। अब देखो इन वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या करते हैं, हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब छोटा करने पे हम क्या देखेंगे, देखो स्प्रेड में हम देख रहे हैं, देखो रेड सबसे नीचे है और वॉयलेट क्या दिख रहा है हमें, सबसे ऊपर। स्प्रेड अमाउंट थोड़ा सा घटा देते हैं यहाँ पे। तो रेड जो है सबसे नीचे है और वॉयलेट कलर जो है ये हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंगल वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि एक सिंगल वाटर ड्रॉपलेट क्या कर रहा है, ये विबग्योर कलर प्रोड्यूस कर रहा है। बट क्या एक सिंगल वाटर ड्रॉपलेट की इतनी औकात होगी, एक क्वेश्चन पूछो, क्या एक सिंगल वाटर ड्रॉपलेट की इतनी औकात होगी कि वो हमें रेनबो बना के दे सके? नहीं। अच्छा, अब वाटर ड्रॉपलेट जो हवा में सस्पेंडेड है वो तो इनफाइनाइट होंगी। अगर हर वाटर ड्रॉपलेट रेनबो बनाने लगा तो उसका मतलब हमें रेनबो 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 हर जगह तो रेनबो दिखेगा हमें। तो फिर मतलब वो बड़ा, हमें ऐसा स्ट्रक्चर्ड व्यू नहीं मिल पाएगा कि एक स्ट्रक्चर्ड व्यू हमें रेनबो का ऐसे मिल रहा है जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं रेड सबसे ऊपर है, वॉयलेट सबसे नीचे है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं ये कैसे होता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि देखो एक वाटर ड्रॉपलेट है, एक सिंगल वाटर ड्रॉपलेट, वो क्या कर रहा है, वो वॉयलेट को सबसे ऊपर रख रहा है और रेड को सबसे नीचे भेज रहा है। तो लेट्स से कि इस वाटर ड्रॉपलेट से रेड की जो लाइट निकल रही है वो एक ऐसे एंगल पे निकल रही है कि वो मेरे आंखों पे पहुंच रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेड को आसानी से देख पा रहा हूँ, ठीक। अब ऐसी एक वाटर ड्रॉपलेट तो होंगी नहीं, एक वाटर ड्रॉपलेट की वजह से जो रेड कलर प्रोड्यूस होगा वो तो मुझे दिखेगा ही नहीं, मतलब रेनबो का रेड वो मुझे दिखेगा ही नहीं। तो एक ऐसी सीरीज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी जो कि रेड कलर प्रोड्यूस करेंगे। अब देखो दूसरी ड्रॉपलेट होगी, उससे भी रेड क्या होगा, उसी एंगल पे मेरी आंखों तक आता है। एक ऐसे मान लो एक तीसरी वाटर ड्रॉपलेट है जो कि क्या कर रही है, रेड कलर को जनरेट करके मेरी आंखों पे भेज रही है। अब मुझे वॉयलेट कैसे दिखेगा, वॉयलेट क्योंकि देखो एक डिफरेंट एंगल पे जा रहा है। तो मान लो कोई वाटर ड्रॉपलेट है जो वॉयलेट कलर को एक ऐसे एंगल पे प्रोजेक्ट कर रही है कि वो मेरी आंखों तक पहुंच रहा है। इसी तरह से कई सारी ड्रॉपलेट्स होंगी जो वॉयलेट कलर को मेरी आंखों तक पहुंचा रही होंगी। अब यहाँ पे एग्जैक्टली एक चीज़ नोटिस करना है, क्योंकि सारी लाइट रेज जो हैं ये अलग अलग कलर पे निकल रही हैं। सारी लाइट रेज क्या है, अलग अलग कलर पे निकल रही हैं। तो यहाँ पे वॉयलेट के ऊपर मुझे क्या दिखेगा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर अब तुम ध्यान देखो तो मुझे जो ये रेनबो है, इस रेनबो में मुझे वॉयलेट सबसे नीचे दिखेगा और रेड क्या दिखेगा, सबसे ऊपर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में पूरा एक स्पेक्ट्रम होगा। तो अलग अलग जगह की ड्रॉप्स जो होंगी वो एक सीरीज बना करके अलग अलग कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। अब ये रेनबो के जो ड्रॉप्स होंगे, अब तुम सोचोगे कि ये तो बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, मतलब ये ड्रॉप्स तुमसे हो सकता है 50-100 मीटर की दूरी से लेकर के तुम्हारे 10-12 किलोमीटर तक की दूरी पे लाई कर रहे हो। मतलब जहाँ तक भी बादल होते हैं हमारे, मतलब जहाँ तक भी वो ड्रॉप्स होंगे, तो उतनी ज़्यादा डिस्टेंस तक लाई कर रहे होते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई ये जो रेनबो है, ये रेनबो तुमसे कितना दूर है, तो इसका लॉजिकल आंसर यही होगा कि रेनबो की जो रेंज होती है वो तुम्हारे एकदम पास से लेकर के वहाँ तक होती है जहाँ तक कि बादल होते हैं। मतलब जहाँ से बारिश हुई तो कुछ पार्टिकल्स वहाँ भी, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, वहाँ भी एक्यूमुलेट होंगे, वहाँ भी सस्पेंडेड होंगे हवा में। तो ये सारे ड्रॉप्स जो होंगे एक सीरीज में, मतलब इस तरह का कुछ प्रोजेक्शन कर रहे होंगे लाइट का, मतलब डिस्पर्जन और रिफ्लेक्शन का जो ये फिनोमेना है ये एक साथ हो रहा होगा इन सारे ड्रॉप्स में, कि वो तुम्हें रेनबो ऑब्जर्व करवा दें। तो रेनबो में जो रेन ड्रॉप्स होते हैं उनकी रेंज तुम समझ रहे हो, तुम्हारे पास से लेके बहुत दूर तक होती है। यही रेंज होती है रेनबो की। अब तुम रेनबो की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि रेनबो के जो, क्योंकि रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो बहुत दूर से हमें कलर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो रेनबो है, अगर हम उस लाइट रे को ट्रेस करते चले तो हम बहुत दूर, हमारी नज़र पड़ती है। इसलिए हमें रेनबो जो होता है बहुत ही ज़्यादा दूर दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि तुमको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली रेनबो के साथ भी तुम देख सकते हो। मेरा डायग्राम उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन तुम्हें एक आइडिया लग सकता है कि देखो यहाँ पे वॉयलेट जो हमें नीचे दिख रहा है और अगर मैं रेड को ट्रेस करूँ तो मैं ऊपर वाली लेयर में पहुँच जाऊँगा। अब ये एक अलग क्वेश्चन है कि रेनबो स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं दिखता, ऐसे ही क्यों दिखता है। तो ये हम अभी नहीं कवर करेंगे क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वरना सॉरी, लेकिन मैं इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। ओके।
आई होप कि ये सारी चीज़ें तुम समझ ही चुके होगे, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये रेनबो हो गया। अब रेनबो में देखो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो नोट्स वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस ही कर ली हैं पूरी की पूरी। ठीक है, इसमें कुछ बचा नहीं है कुछ खास डिस्कस करने के लिए। अब बारी आती है एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन को समझने की। तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम? रेनबो पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे। तो रेनबो में हमने कभी भी मतलब रिफ्रैक्शन वगैरह की बात नहीं की। अब देखो रिफ्रैक्शन में बहुत सारी अभी हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। देखो जैसे ये मेरी आँख है, समझना है इस चीज़ को, ये मेरी आँख है। ये इस बिल्ली को देख रही है, ये इस सुंदर सी प्यारी सी बिल्ली को देख रही है। तो अब ये बिल्ली क्या दिखेगी? बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी। लेकिन अगर बीच में आग जल जाए, अगर बीच में क्या हो, आग जल जाए, तो इस आग की वजह से क्या होगी? अब ये मुझे बिल्ली जो है ना क्लियर नहीं दिखाई, मतलब क्लियर तो दिखाई देगी लेकिन थोड़ा अजीब सा धुंधला सा वैसा बन के आएगा। तुम्हें याद होगा ना कि तुमने कभी ठंड में आग में हाथ तापा हो, तो तुम कभी भी आग के जो धुआं होता है उसके अक्रॉस अगर उसके पार कोई चीज़ रखी है उसको देखने की कोशिश करो, या आग में रखी हुई लकड़ियों को ही देखने की कोशिश करो, तो वो लकड़ियाँ तुम्हें अजीब सा शेप ऐसे बनाते हुए दिखाई देती हैं। मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ अजीब सा शेप बन रहा हो। मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो। हम जब भी आग के पार देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो चीज़ें होती हैं वो फ्लिकर कर रही होती हैं। ठीक है, वो हमें बिल्कुल वैसे नहीं दिखाई देती है जैसे वो एग्जैक्टली होती हैं। वो थोड़ा सा मूवमेंट करते हुए, मतलब अजीब सा उनका इमेज जो होती है वो मूव करते हुए दिखाई देती है हमें। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है? इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यही हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो आग जलती है, तो आग जल रही है, तो लेट्स चूज़ वाइट कलर फॉर दिस। ठीक है, या फिर आई थिंक ब्लू। ठीक है, देखो अब क्या होगा कि हमें पता है कि जो गर्म हवा है वो ऊपर निकल रही है, आग जल रही है। ठीक है, अब गर्म हवा ऊपर निकल रही है तो ऐसा तो है नहीं कि वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस गर्म हवा की जगह क्या लगी? ये ठंडी हवाएं जो हैं इस गर्म हवा की जगह साइड चलेंगी। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो गर्म हवा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम होता है। और जो ठंडी हवा होती है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज़्यादा। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान दो तो ये जो मिक्सचर है, मतलब ये एक तरीके से एक ट्रांजिशन चल रहा है ना, कि गर्म हवा जा रही है, ठंडी हवा आ रही है। तो अब अगर तुम सोच के देखो, क्या यहाँ पे इस रीजन में अगर मैं बात करूँ, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है? मतलब गर्म हवा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठंडी हवा आ गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, फिर ठंडी हवा गर्म हो गई तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा और वो चली जाएगी, और फिर वहाँ पे गर्म हवा की जगह फिर से नई ठंडी हवा आ जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। तो अब अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ, लेट्स से कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, कि लेट्स से कि एक इंटरफेस है, और ये किसका इंटरफेस है? ये लेट्स से कि एयर और वाटर का इंटरफेस है। ठीक है, अब देखो लाइट रे ऐसे आ रही है, कुछ इस तरह से आ रही है, ये हवा से आ रही है, और ये ग्लास वाला रीजन है। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कांस्टेंट नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हल्का होगा तो नॉर्मल से दूर जाएगी, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो नॉर्मल की तरफ आएगी। तो लाइट रे क्या होगी? इस तरह से कुछ बेंड होती रहेगी। मतलब तुम समझ रहे हो मेरी बात? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर ग्लास का वेरी करने लगेगा, तो सेम केस यहाँ पे आग के साथ भी होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, लेट्स से कि बिल्ली से अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो रे थी, मतलब बिल्ली से निकल करके ये रे डायरेक्टली मेरी आंख तक पहुंच रही थी, तो मुझे ये बिल्ली दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन हो रहा है, तो लेट्स से कि ये लाइट रे कुछ ऐसे आएगी, और ये जैसे ही ये हॉट और कोल्ड एयर के बीच में फंसेगी, तो इसमें क्या होगा, ये कुछ अजीब से एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, और ये कुछ हमें मुझे ऐसे दिखाई देगी। तो मुझे एक पॉइंट पे लगेगा कि शायद बिल्ली की इमेज यहाँ बन रही है। ठीक है, ये बिल्ली है हमारी। ठीक, कुछ ऐसी, मतलब ये है बिल्ली। ठीक है, आई होप समझ गए तुम। ठीक है, देखो इतनी अच्छी बदली है। ठीक है, और कुछ पॉइंट बाद लेट से कि अब मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ इसको दिखाने के लिए, कि जो ये लाइट रे है ये ऐसे निकल के आ रही है लेट से, और ये क्या होता है अब रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे ऐसे फंस रही है, और ये कुछ मुझे इस एंगल पे यहाँ पे मान लो पहुँच रही है ऐसे। तो अब क्या होगा, मैं इस लाइट रे को ट्रेस करूँगा, तो मुझे बिल्ली क्या होगी, मान लो यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, अब मुझे बिल्ली की जो इमेज है वो यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो तुम समझ रहे हो कि मुझे बिल्ली की जो इमेज है वो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे से फ्लिकर करते हुए हल्की सी दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्ली आसमान में पहुंच जाएगी, वो एक लिमिटेड छोटी सी रेंज होती है, लेकिन मुझे चीज़ें ऐसी धुंधली दिखाई देंगी। ठीक है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब तुम ये समझ गए होगे कि जलती हुई आग के आर पार जो हमें इमेज जो होती है, मतलब कोई भी चीज़ जो होती है वो हमें स्टेबल या स्टेशनरी क्यों नहीं दिखाई देती, उसकी इमेज में हल्का फुल्का एक मूवमेंट दिखता रहता है। क्योंकि जो लाइट रेज आती हैं आग के आर पार से, वो कंटिन्यूसली मतलब एक रैंडम बिहेवियर में बेंड होती रहती हैं, बस रैंडमली बेंड होती रहती हैं। ठीक है,
कभी इस एंगल से आ जाएंगी, कभी इस एंगल से आ जाएंगी, तो हमारी आंखों पे वो क्या होती हैं, अलग अलग एंगल से हर बार पहुंचती हैं, जिस वजह से हमें उस चीज़ की, आँख के पास जो भी चीज़ रखी होती है उसकी जो इमेज हमारी दिमाग जो बनाता है वो हर बार अलग अलग थोड़ी थोड़ी शिफ्ट में बनाता है, मतलब कभी हल्की सी ऊपर शिफ्ट कर देगा, कभी नीचे शिफ्ट कर देगा, कभी एग्जैक्ट पोजीशन पर रखेगा, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि वो हो क्या रहा है, वो एक फ्लिकरिंग सी चलती रहती है, ठीक है। अब ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, ठीक है। अब स्टार्स जो होते हैं ट्विंकल क्यों करते हैं, ठीक है। अब देखो स्टार से जो होती है लाइट जो होती है सीधे सपोज अर्थ पे आ रही है, स्टार जो होता है बहुत दूर होता है अर्थ के, बहुत दूर, ठीक है। अब अर्थ का क्या होता है ना, ऐसे सिंपल तो होता नहीं, अर्थ का एक एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस ट्रैप्ड होती हैं, तो एटमॉस्फेयर जैसे आता है, अभी देखो लाइट क्या है, स्पेस से ट्रैवल करके आई है तो एटमॉस्फेयर में आएगी तो बेंड होगी, तो बेंड होने की वजह से क्या होता है कि वो अपना मतलब पाथ चेंज कर लेती है, यहाँ पे लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है, और इसको अगर हम ट्रेस करें तो अगर हमारी आंखें यहाँ पे होंगी नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पे एक एपरेंट पोजीशन देखेंगे, ठीक है। यानी कि स्टार हमें अपनी रियल पोजीशन से अलग दिखाई देगा जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इस रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा समझते हैं, रिफ्रैक्शन समझने के लिए ये जो एटमॉस्फेयर वाला एरिया है इसको हम जूम करते हैं, तो इसको जब मैं जूम करूँगा तो मुझे क्या दिखेगा, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना, तुम यहाँ पे देख रहे होगे 3 या 4 लेयर्स बनी है, और ये लाइट देखो जो मुझे यहाँ पे सीधी आती हुई दिख रही है, लाइट मुझे यहाँ सीधी आती हुई दिख रही है, यहाँ पे सीधी नहीं, अजीब सा बेंड वाला बिहेवियर फॉलो कर रही है, ठीक है। अब देखो ये जो एटमॉस्फेयर की मल्टीपल लेयर्स होती हैं, इनका टेम्परेचर अलग होता है, ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स, मतलब ये क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ऐसा तो नहीं है कि सबका जो लेयर्स में जो पार्टिकल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन फिक्स है, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, जो डस्ट और स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में मिले हुए होते हैं, ज़्यादातर तो अर्थ के पास ही होते हैं, ऊपर के लेयर में सिर्फ एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स वगैरह ही होते हैं जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के होते हैं, बट क्या होता है ना कि इनका जो टेम्परेचर वगैरह होता है ये अलग होता है, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर, लिथोस्फियर, मेसोस्फियर, मतलब ये सारी जो लेयर्स होती हैं हमारी, ठीक है। तो जो आउटर लेयर होंगी उनका टेम्परेचर कुछ और होगा, जो नीचे आते जाएंगे तो नीचे आते 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 थोड़ा सा मतलब क्या होता है, टेम्परेचर एक तरीके से अगर हम ट्रेंड देखें तो थोड़ा सा गिरता जाता है, तो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जैसे जैसे हम अर्थ के पास आते जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर हमें एक एवरेज मानना हो। लेकिन अगर हम लेयर्स को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करो, तो जैसे हम आग में देख रहे थे, आग में हम क्या देख रहे थे कि हॉट एयर जा रही थी उसकी जगह कोल्ड एयर ले रही थी, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक कंटिन्यूस चेंज हो रहा था। तो उसी तरह से ये जो लेयर्स होते हैं इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो स्टेशनरी तो है नहीं कि रुके हुए हैं, तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, मतलब मोबाइल होते हैं, वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। दे आर मोबाइल पार्टिकल्स, दे कैन मूव फ्रीली, ठीक है। अब टेम्परेचर की वजह से उनका मूवमेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो लेयर्स के इंटरफेस पे क्या होता है कि पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता रहता है, तो ये थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है यहाँ पे इनकी वजह से चेंज होता रहता है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से ये जो लाइट आ रही है ना, ये अलग अलग लेयर्स पे बेंड तो होती ही रहती है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, इसकी जो बेंडिंग का जो नेचर होता है ना वो बहुत ही रैंडम होता है, कभी ज़्यादा बेंड हो गई, कभी कम बेंड हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई किसी लेयर में, ठीक है। तो अब इस चीज़ को देखो, हम अपनी आँख से इन रेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा, देखो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो स्टार से लेट से कि कुछ रेज आ रही हैं, ठीक है, तो कुछ रेज से 2 रेज जो है वो हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं, अगले मोमेंट पे क्या होगा, मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, हम कुछ नहीं बता सकते, अगले मोमेंट पे लेट से कि 3 रे आ रही हैं, तो अब क्या होगा, स्टार पहले से ज़्यादा हमें ब्राइट दिखेगा, क्योंकि एक रे जो नहीं आ रही तो वो भी दिख रही थी, अब देखो 4 रेज जैसे हमारी आंखों पे आ रही तो स्टार हमें और ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। हो सकता है एक मोमेंट ऐसा है कि एक भी रे हमारी आंखों तक ना पहुँचे, क्योंकि रिफ्रैक्शन को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं इस वाले, तो हमें स्टार दिखेगा ही नहीं इस सीन में, और या फिर जो रेज आ रही हैं वो एक अलग डायरेक्शन से आए। आपको याद होगा मैंने आपको आग वाले एग्जाम्पल में बनाया था कि रे जो होती है आपकी आंखों पे अलग अलग डायरेक्शन से आती है, ठीक है। तो जो रे आ रही है पहले मान लो इस डायरेक्शन से आपकी आंखों तक पहुंच रही थी, तो आप ट्रेस करके आप स्टार की इमेज लेट से यहाँ बना देते हैं, ठीक है। अभी रे क्या है, इस रे ने आने का मतलब इंटेंसिटी तो छोड़ो कि कम रे आ रही है ज़्यादा रे आ रही है, रे ने आने का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, तो अभी अगर आप स्टार को ट्रेस करोगे तो स्टार जो यहाँ बन रहा था अब वो स्टार कुछ यहाँ बनेगा, मतलब पोजीशन में एक स्लाइट चेंज तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार की पोजीशन में जो होगा एक चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर से इसको देखते हैं, देखो कम रेज हमारी आंखों पे आ रही तो ये स्टार जो है थोड़ा सा दुखी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो रेज जो है थोड़ा सा, अब रिफ्रैक्शन हुआ, रेज थोड़ी ज़्यादा आने लगी, स्टार जो क्या हुआ थोड़ा सा ठीक ठाक मूड हो गया इसका, ब्राइटनेस बढ़ गई, ठीक है। अब ज़्यादा रेज आने लगी, स्टार एकदम खुश हो गया, मज़ा आ गया स्टार को, ठीक है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है कि लेट्स से कि एक भी रे नहीं आ रही, तो स्टार क्या हुआ, गायब हो गया, मतलब एक सेकंड के लिए हमें ऐसा लगे कि स्टार दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। और अभी हम इन सब के कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं, स्टार दिख ही नहीं रहा है हमें। और फिर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है, अभी देखो स्टार की पोजीशन यहाँ पे थी ऊपर के साइड, अभी स्टार हमें क्या दिख रहा है, थोड़ा सा राइट साइड दिख रहा है,
ठीक है, तो स्टार की जो एपरेंट पोजीशन है वो भी नहीं सुरक्षित है। मतलब स्टार की जो नकली पोजीशन जो हमें मिल रही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, वो पोजीशन में भी चेंज हो रहा है। मतलब अगर स्टार की रियल पोजीशन ये है, लेट्स से कि रियल पोजीशन ये है, ठीक है, और दिस इज द एपरेंट पोजीशन, ठीक है। तो ये एपरेंट पोजीशन भी क्या है ना, ये ब्राइटनेस तो यहाँ पे स्टार की घट बढ़ रही है और एपरेंट पोजीशन भी चेंज हो रही है। ब्राइटनेस भी घट बढ़ रही है और एपरेंट पोजीशन भी चेंज हो रही है, ठीक है, और ये रियल पोजीशन है, ठीक है। तो हमें अर्थ से स्टार की रियल पोजीशन का आइडिया नहीं लगता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, स्टार्स जो हैं ट्विंकल कर रहे हैं, समझ में आता है, इनकी ब्राइटनेस हो रही है, घट रही है, ब्राइटनेस बढ़ रही है, घट रही है, और बीच बीच में ये गायब भी हो जाते हैं क्योंकि हमें स्टार दिखाई नहीं देते। लेकिन ये प्लैनेट्स जो हैं और ये जो सन भी है, हम सन को भी मान लें, मून जो है वो क्यों नहीं ट्विंकल कर रहा है, तो उसका रीज़न है ये डिस्टेंस। अब देखो, जो प्लैनेट्स होते हैं या ये जो सन और मून है, ये सब हमारे अर्थ के बहुत करीब है। किसके कंपैरिजन में? स्टार के कंपैरिजन में। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि एक प्लैनेट को अगर मैं किसी भी रैंडम प्लैनेट को उठाता हूँ, तो उसके हिसाब से उसके उससे कंपेयर किया जाए तो हमारे जो स्टार की जो रेंज आती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। स्टार के जो डिस्टेंस की वो 50 से 1000 गुना ज़्यादा हो सकता है, मतलब उस रेंज में लाई करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एक काफ़ी ही ज़्यादा जूम्ड इमेज है, ये बहुत ज़्यादा जूम्ड इमेज है। यहाँ पे तुम क्लियरली देख पा रहे हो कि मेरा जो स्टार है वो ब्राइट हो रहा है, उसकी ब्राइटनेस घट बढ़ रही है और उसकी अपरेंट पोजीशन भी चेंज हो रही है। और जुपिटर को ज़रा क्लोजली ऑब्जर्व करो तो जुपिटर भी तुम्हें अपनी पोजीशन हल्की सी चेंज करते हुए दिखेगा, बट वो तुम्हारी आंखों के लिए उतनी नोटिसेबल नहीं है। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि जुपिटर जो है तुम्हारी आंखों के, मतलब जुपिटर जो है तुमसे बहुत ज़्यादा, जुपिटर एक्चुअली वो प्लैनेट था जो मैंने लिया था, तो वो तुमसे बहुत ज़्यादा पास है स्टार के कंपैरिजन में। अब ज़रा ध्यान से अगर मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँ तो मैं इस चीज़ को, देखो, तो मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ। देखो, अब इस चीज़ पे ध्यान देना। देखो, ये तुम हो, ये तुम हो, ये जो निब है, लेट्स से कि ये पेन की जो निब है, ये तुम हो, ये तुम्हारी पोजीशन है, ठीक। और यहाँ से लेट्स से कि इस पोजीशन पे हल्का सा ऊपर बढ़े तो हमें एक प्लैनेट मिला, और एकदम टॉप पे जाएंगे तो हमें स्टार मिला, ठीक है। अब देखो, मैं इसको हिला रहा हूँ, इसको अगर मैं हिलाता हूँ, ये रिफ्रैक्टेड रेस का काम कर रही है जो हमारी आंखों पर पहुंच रही है। इसको अगर मैं हिला रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ जो टॉप का पॉइंट है, जो दूर है, वो ज़्यादा हिल रहा है, और जो बॉटम का पॉइंट है वो कम हिल रहा है। तो मेरी आंखें नोटिस किस पॉइंट को ज़्यादा करेंगी? मेरी आंखें जो ये टॉप का पॉइंट है इसको ज़्यादा नोटिस करेंगी। तो स्टार की जो अपरेंट पोजीशन में होने वाला चेंज होता है वो हमें दिखाई देता है, और साथ ही साथ स्टार से जो रेज आ रही होती है उसमें भी हमें ब्राइटनेस का वेरिएशन ज़्यादा दिखाई देता है। और प्लैनेट से आने वाली रेज और प्लैनेट की जो अपरेंट पोजीशन होती है वो थोड़ी बहुत चेंज हो रही होती है, और जो हमारे प्लैनेट्स भी होते हैं वो भी ट्विंकल करते हैं, बट हमारी आंखें नोटिस नहीं कर पाती हैं, हमारी आंखें उस छोटे से चेंज को ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं। तो हमारी आंखों के लिए सब कुछ सेम ही होता है। तो रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि स्टार्स जो होते हैं विजिबल क्यों नहीं होते, तो ये इसका रीज़न हो गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और स्टार की अपरेंट पोजीशन क्यों चेंज होती रहती है? क्योंकि अर्थ की जो लेयर्स हैं उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी वैरी करता रहता है, और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि जो स्टार से जब लाइट रेज आती हैं और अर्थ में रिफ्रैक्ट होती हैं, तो वो जो रेज होती हैं उनकी बेंडिंग का जो नेचर होता है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो वो अजीब अजीब तरह से बेंड होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। तो कई बार पहुंचती हैं, कई बार नहीं पहुंचती हैं, जिसकी वजह से उसकी अपरेंट पोजीशन हमें अलग अलग दिखाई देती है, और ब्राइटनेस में वेरिएशन भी दिखाई देता है, ठीक है। और प्लैनेट्स ट्विंकल करते हैं, स्टार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसका साफ साफ रीजन है, स्टार जो होता है बहुत दूर होता है और प्लैनेट जो है हमसे बहुत पास है। अभी मैंने तुमको बताया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की पूरी कंप्लीट कहानी, ठीक है। तो अगर पढ़ के अच्छा लगा हो, कुछ लगा हो कि कुछ जानकारी बढ़ी है, कुछ नया जानने को मिला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना यार, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब ये हमने पढ़ लिया। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ये सारी चीज़ें थी। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब हमने कई बार ऐसा देखा है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके अक्रॉस लाइट आती है, तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को फैला देते हैं। तो मैं अब ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखो, एक्सपेरिमेंट मैंने कंडक्ट किया। मैंने क्या किया, ये पानी का ग्लास लिया है। देखो, ये क्या है कि इस वाले ग्लास में मैंने क्या किया है, चीनी मिलाया है। दोनों ही ग्लासेस में मैंने चीनी मिलाया है, एक्चुअली दोनों ही ग्लासेस में मैंने चीनी मिलाया है। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि जब मैं लेज़र मार रहा हूँ तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा लाल लाल लाइट दिख रही होगी, लेकिन ये जो पानी वाला एरिया है, ये जो पानी चीनी का सोल्यूशन है बीच में, यहाँ तुम्हें कोई लाइट नहीं विजिबल है। ये लाइट बेसिकली ग्लास की थिकनेस की वजह से तुम्हें दिख रही है। यहाँ पे बीच में कोई लाइट नहीं विजिबल है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें देखो मिल्क की इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी हमने,
थोड़ी सी मिल्क की इम्प्योरिटीज ऐड कर दी। अब देखो बहुत ही गजब की चीज़ होगी, मिल्क के पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो हैवी होते हैं। मिल्क के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो हैवी होते हैं। ठीक है, देखो अगर इसको मैं ऑब्जर्व करूँ, देखो थोड़ा सा इसको पीछे लाते हैं, देखो ये अगर तुम देखोगे, देखो इस एरिया में, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, इस रीजन में ये जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं ये कम है, यहाँ पे अभी तुम्हें दिख रहा है, और यहाँ पे मिल्क के पार्टिकल ज़्यादा है। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि जो लाइट तुम मार रहे थे, जो अभी लाइट विजिबल, देखो यहाँ पे लाइट अभी भी नहीं विजिबल है, इस रीजन में भी नहीं विजिबल है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंप्योरिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ चीनी मिला हुआ है। ठीक है, अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे चीनी से क्या होता है, मिल्क से क्या होता है। यहाँ पे हमने मिल्क मिलाया, यहाँ पे मिल्क का कंसंट्रेशन इस एरिया में अभी के लिए ज़्यादा है, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए जो ज़्यादा था, उस वजह से हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइट बहुत भयानक तरीके से फैल रही है, और जहाँ मिल्क का पार्टिकल जो है वो कम है, वहाँ पे लाइट क्या है, बहुत ही हल्के तरीके से फैल रही है। ठीक है, अब देखो इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इस मिल्क को क्या करते हैं, पूरे तरीके से देखो मैं स्टर कर देता हूँ और मिला देता हूँ। अब मिलाने के बाद मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा यहाँ पे, कि ये जो लाइट है ये यहाँ से पास कर रही है, और मुझे एक बीम दिख रही है, मतलब गज़ब। अभी तक मुझे कोई लाइट नहीं दिख रही, देखो यहाँ से भी देखते हैं क्लियरली, थोड़ा पहले ही चलते हैं, काम करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, अभी तक मुझे देखो यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे ये ग्लास की थिकनेस की वजह से ये लाल लाइट दिख रही है यहाँ पे, लेकिन इसमें देखो, इसमें अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो मुझे यहाँ पे एक पूरी बीम दिखाई पड़ रही है, मतलब ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं मिल्क के, ये लाइट को फैला रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, और इस वाले साइड से भी देखो यहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इसमें मुझे अभी भी दिख रहा है। तो मैं इसमें देखो अब हल्का सा डालता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, हल्का सा, मतलब उसमें तो चुवा दिया था, इसमें देखो बहुत ही हल्का सा डाला है, देखो बहुत ही हल्का सा डाल के मिला दिया। तो अब अगर मैं ऑब्जर्व करूँगा दोनों में, लेट्स सी, देखो यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कम दिखाई दे रहा है स्कैटरिंग, और यहाँ पे ये जो लाइट की बीम बन रही है पतली बन रही है, यहाँ पे जो लाइट की बीम बन रही है ये बहुत ही मोटी बन रही है और भयानक बन रही है। देखो यहाँ पतली बन रही है, और अगर मैं इस एरिया में बात करूँ तो इस एरिया में भयानक बन रही है। ठीक है, और देखो अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात हो ही रही थी, तो मैं एक्चुअली इस टॉपिक को बना ही रहा था। तो हम क्या कर रहे थे कि अभी बस मेरी बातों को सुनना आप, मैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी से जा रहा था, तो पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ओवरब्रिज बन रहा था। तो वहाँ पे हुआ क्या कि काफ़ी ज़्यादा धूल वगैरह उड़ रही थी, तो जब मैं बाइक चला रहा था ना, तो मैंने सडनली बाइक के अपनी हेडलाइट पे देखा कि वो जो मुझे एक लाइट की बीम सामने दिखाई दे रही थी। जैसे ये मेरी हेडलाइट है, तो मुझे हेडलाइट से लाइट निकलती हुई दिखती है ना, तो हम बीम तो देख नहीं पाते नॉर्मली, जैसे कोई भी ये रॉड हो गया या कुछ भी हो गया, कोई भी लाइट जल रही है तो हम उसकी कोई बीम तो ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन वहाँ पे मुझे बीम दिखाई पड़ रही थी। अब देखो इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखो मैं बाइक चला रहा था, इस एरिया में अगर तुम नोटिस करो, ये देखो ये एरिया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम कुछ बीम देख रहे हैं, देखो लाइट की एक बीम दिख रही है अलग से। ठीक है, तो ये क्यों दिख रही है, ये क्या होता है कि हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं एक्चुअली काफ़ी बड़े होते हैं वो। ठीक है, काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो मेरी जो हेडलाइट है उसकी बीम को स्कैटर कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, हर पार्टिकल क्या कर रहा है, जो डस्ट पार्टिकल है वो लाइट को फैला दे रहा है, जिसकी वजह से मुझे एक बीम ऑफ लाइट यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो एग्जैक्टली मिल्क डालने के बाद हो रहा था उस सोल्यूशन में, उस पानी में मैंने मिल्क डाला था, उसके बाद जो हो रहा था वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली। और मेरे दोस्त ने यहाँ पे कहा कि म्यूज़िक बंद कर देना भाई, उसका मतलब ये था कि ऑडियो हटा देना इस क्लिप से। ठीक है, ये मेरी ही गाड़ी है, मैं ही चला रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो स्कैटरिंग को थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। देखो अभी तक जो हमने देखा, जो ये चीनी पानी का सोल्यूशन था, देखो हम क्या कर रहे हैं, लाइट मार रहे हैं, तीनों सोल्यूशन से हम लाइट मार रहे हैं। अब तीनों सोल्यूशन ये है क्या, देखो ये जो चीनी पानी का सोल्यूशन होता है ना, इसे हम कहते हैं ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसका जो सॉल्वेंट होता है, जो चीनी होती है, वो इतने फाइन छोटे छोटे हिस्सों में जा करके मतलब मिल जाती है उस सोल्यूशन में, कि उस सोल्यूशन को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता कि चीनी है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो वो ट्रांसपेरेंट का पूरा ट्रांसपेरेंट ही रहता है, और उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डिजॉल्व सॉल्वेंट सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। मतलब अगर मैं एक रफ रेंज अगर आपको दूँ, तो उनकी जो साइज़ होती है 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है। और दूसरा सोल्यूशन आता है कोलाइडल सोल्यूशन। तो जो हमने थोड़ी सी मिल्क इम्प्योरिटीज ऐड की थी वाटर में, तो वो एक कोलाइडल सोल्यूशन का काम करती है। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होते हैं, मतलब लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं। अब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से लेकर मतलब थोड़े से बड़े होते हैं, लगभग अगर मैं बात करूँ एक ठीक ठाक तो 20, 25, 30 नैनोमीटर के राउंड होते हैं, से लेकर के 1000 नैनोमीटर या 800 नैनोमीटर की रेंज में लाई करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये लाइट को स्कैटर करते हैं। अभी हमने देखा था कि कैसे एक बीम ऑफ लाइट बन रही थी, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि देखो इसमें हमें कोई लाइट नहीं दिख रही है, इसमें हमें एक बीम ऑफ लाइट दिख रही है। और अगर ये तीसरे वाले को हम पिक करें, तीसरा वाला, इसे हम कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, सस्पेंशन का मतलब सस्पेंड कर देना नहीं होता। सस्पेंशन होता है कि
इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअली वो बहुत बड़ी साइज़ के होते हैं, वो 1000 नैनोमीटर के ऑर्डर के होते हैं, मतलब 1000 नैनोमीटर के आसपास के साइज़ के होते हैं। 900 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर या 1500 नैनोमीटर ऐसे होते हैं। तो जैसे अगर मान लो पानी में मैं क्या करता हूँ, धूल मिट्टी मिला देता हूँ पानी में, मैं क्या करता हूँ मिट्टी मिला देता हूँ। अब देखो मिट्टी हम जानते हैं, मिट्टी काफ़ी, जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े तो होते ही हैं, तो वो क्या करेंगे, वो बेस्ट स्कैटरिंग करेंगे, मतलब बहुत। अब यहाँ पे तुम देख भी रहे होगे कि लाइट ज़्यादा स्कैटर हो रही है, मतलब इस सोल्यूशन में लाइट तुम्हें ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये स्कैटरिंग बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन जो दिक्कत आ जाती है वो ये होती है कि ये पार्टिकल्स थोड़े से हैवी हो जाते हैं, तो हैवी होने की वजह से इन पे जो ग्रेविटेशनल पुल का जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये फ्रीली सस्पेंड होकर के आदमी आराम से तैर नहीं सकते हैं पानी में, कि बाकी ये ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स या कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की तरह पानी में तैर रहे हो। तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ देर के लिए मान लो ऊपर हैं भी और स्कैटर कर रहे हैं, उसके बाद नीचे आके सेटल हो जाएंगे। तो मिट्टी में थोड़ी देर बाद अगर मैं छोड़ दूँ पानी में रख के और ऑब्जर्व करूँ, तो देखूंगा मिट्टी सारी की सारी नीचे बैठ गई और पानी में तो बहुत ही कम थोड़ी बहुत मिट्टी बची है, तो वो हल्की फुल्की स्कैटरिंग कर देगी, ठीक है। तो इसमें अगर तुम डिफरेंस देखना चाहते हो तो ट्रू सॉल्यूशन में होमोजीनियस होता है पूरा, देखो ये मैंने नोट्स बनाई हुई है, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है। देखो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज जो होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है, यहाँ पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के ऑर्डर में होता है, और सस्पेंशन में क्या होता है 1000 नैनोमीटर के अराउंड होता है, ठीक है, या इससे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे ध्यान देना, ये लाइट को स्कैटर कर सकता है, मे स्कैटर लाइट, वही मैंने बताया ना कि वो एक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर वो जो सस्पेंशन है वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स है, मतलब छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो किसी तरीके से बस सस्पेंडेड है, मतलब मिट्टी जैसे नहीं, मिट्टी से भी शायद थोड़े से छोटे हों, किसी तरीके से वो सोल्यूशन में सस्पेंडेड है, तो जब तक वो सस्पेंडेड है वो बहुत अच्छे से स्कैटरिंग करेगा। लेकिन जहाँ वो सस्पेंडेड नहीं रहा, वो नीचे बैठ गया, स्कैटरिंग क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ, जो चीज़ हमने देखी है, ठीक है। देखो अब लाइट को स्कैटर करने के लिए, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यही होती है कि लाइट आती है और किसी कोई पार्टिकल आता है रास्ते में, तो वो पार्टिकल क्या करता है, लाइट को हर तरफ क्या करता है, फैला देता है, इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। एक्चुअली क्या होता था, जो हम बीम ऑफ लाइट मार रहे थे अभी अपने पिछले वाले केस में मिल्क इम्प्योरिटीज़ में, तो वो जितनी मिल्क इम्प्योरिटीज़ आती थी ना रास्ते में, वो मिल्क इम्प्योरिटीज़ क्या कर रही थी, थोड़ा थोड़ा लाइट को ऐसे फैला 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 दे रही थी। तो हमें क्या होता था, उस पूरे लाइट के रास्ते में जितनी मिल्क इम्प्योरिटीज़ थी वहाँ पे हमें लाइट फैलती हुई और बीम सी दिखना स्टार्ट हो गई थी, इसी वजह से हमें वो बीम दिख रही थी, ठीक है। अब स्कैटरिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है कि पार्टिकल साइज जो होना चाहिए, अब देखो ट्रू सॉल्यूशन स्कैटर तो कर नहीं रहा था, इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन के जो साइज पार्टिकल का साइज था वो बहुत छोटा था, ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब अगर एक रफ फिगर लो तो 1 नैनोमीटर से तो बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। और वेवलेंथ ऑफ लाइट के आसपास मतलब के ऑर्डर में होना चाहिए। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो विजिबल लाइट होती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक लाई करती है, हमने पढ़ा था। तो इसी के आसपास के ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, पार्टिकल का जो साइज़ होना चाहिए। और दूसरी चीज़ देखो, एक नोट और, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या करती है, वो लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देती है, लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देती है। तो होता क्या है ना, देखो जैसे मान लो ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी बीम ऑफ लाइट आती है, अब ये मल्टीपल, अब यहाँ पे तो एक ही पार्टिकल मैंने बनाया है, अब मान लो ऐसे मल्टीपल बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो उसके रास्ते में आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो लाइट को फैलाएंगे। तो लाइट को फैला रहे हैं एक तरीके से, इस लाइट की एनर्जी को ही तो लेकर फैला रहे हैं, एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो अब जो इस पार्टिकल से आगे जो लाइट निकलेगी, वो लाइट क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझना कि जो स्कैटरिंग होती है वो लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देती है। इसी वजह से क्या होता है कि हमें कोई जो लाइट होती है, सपोज हम एक बल्ब जलाएं, तो हमें वो बल्ब 100 किलोमीटर की दूरी तक भी तो दिखना चाहिए ना, लेकिन एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं तो वो बहुत ही छोटी छोटी स्कैटरिंग करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि धूल तो कभी कभार ही होती है। अब दुबई तो है नहीं, ये इंडिया है, हम इंडिया में रह रहे हैं, दुबई में चलो सैंड स्टॉर्म आ जाता है कभी कभार, तो स्कैटरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा दिखती है उस तरह से। तो इंडिया में मान लो पार्टिकल्स की, वो हमें वैसे हैवी पार्टिकल्स तो नहीं दिखते हैं लाइट को फैलाते हुए, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं ये भी थोड़ी थोड़ी मामूली मामूली सी स्कैटरिंग करते रहते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के बाद, जैसे हमने एक बल्ब जलाया, एक रॉड जलाई, तो हमें वो रॉड की लाइट जो होगी बहुत ही डिम होते हुए दिखाई दी जाएगी। जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उस लाइट सोर्स से, हमें वो लाइट सोर्स से आने वाली लाइट जो होगी उसकी इंटेंसिटी कम होती हुई दिखाई देगी स्कैटरिंग की वजह से। अब देखो यहाँ पे समझो, स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल। स्कैटरिंग ज़्यादा करनी हो तो पार्टिकल का साइज़ बढ़ा दो जो उसके रास्ते में आ रहा हो, और इतना भी मत बढ़ा देना कि एक बॉल लेके आ जाओ इतनी बड़ी और यहाँ पे एक लेज़र मार रखो, तो ये तो स्कैटर ही नहीं हो रहा है, इतना भी बड़ा नहीं। कितना बड़ा, उसके नैनोमीटर, सॉरी उसके जो वेवलेंथ है, लाइट की जो वेवलेंथ है, यानी कि मतलब 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर ना, इसके आसपास की रेंज में अगर तुम पार्टिकल लेके आते हो तो वो लाइट को स्कैटर करता है अच्छे से, ठीक है। और स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो
अगर तुमको याद हो, हम पिछले जो वीडियो हमने अभी देखा था अभी कि जिसमें हमने मारा था, जब मिल्क जस्ट मिक्स ही हो रहा था तो हमने देखा था कि एक एरिया में मिल्क का जो कंसंट्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा था, और एक दूसरा एरिया था जहाँ मिल्क का कंसंट्रेशन कम था। तो जिस एरिया में कंसंट्रेशन कम था वहाँ लाइट की बीम जो थी नहीं दिख रही थी, और जिस एरिया में कंसंट्रेशन ज़्यादा था वो पूरा लाल लाल ग्लो हो गया, तो वहाँ पे स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो स्कैटरिंग ज़्यादा करने के दो तरीके हैं, या तो हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बढ़ा दें, या तो हम पार्टिकल का साइज़ बढ़ा दें। अभी हम इन सारी चीज़ों का डिस्कशन आगे भी करेंगे कि किस तरह से स्कैटरिंग को ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। अब देखो, एक स्कैटरिंग की बात की जाए तो स्कैटरिंग में एक और चीज़ आती है, इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो एक साइंटिस्ट थे जॉन टिंडल, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली ये क्या करते रहते थे ना, ये अजीब अजीब काम करते थे। मैंने बताया ना उस समय टिकटॉक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो आजकल क्या होता है ना, आजकल तो आधी जनता इन पे वीडियोस बनाती है, और आधी जनता क्या करती है कि इनके वीडियोस बैठ के देखती है, ठीक है। और मुझे बहुत इरिटेशन होता है ये सब देख करके। तो आज के टाइम में हम ना तो इन्वेंशन ना इनोवेशन, क्या ही बात करेंगे हम इन सारी चीज़ों की, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, और पता नहीं आने वाले समय में आने वाली जनरेशन कैसी ही आएगी। तो ये जो टिंडल थे, जो टिंडल महाराज, टिंडल भैया थे, इन्होंने क्या किया, ये क्या करते थे, अजीब अजीब शौक रखते थे। रील्स तो थे नहीं उस समय, तो ये क्या करते थे, ये अलग अलग सोल्यूशन से लाइट पास कराया करते थे। अब ये अलग अलग सोल्यूशंस और अलग अलग चीज़ों से लाइट पास कराने का इनका शौक था। यही शौक इनको टिंडल इफेक्ट तक पहुंचा दिया, और इनका नाम क्या हो गया, दुनिया में फेमस हो गया। तो इन्होंने क्या किया ना, एक बार किसी गैस वगैरह के थ्रू ये लाइट पास करा रहे थे। तो मतलब कोई अंधेरे से कमरे में जहाँ थोड़ी बहुत गैस वो थी, कुछ हैवी सी गैस थी, मतलब थोड़ी धूल टाइप का था। तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया कि एक छोटे से एरिया से लाइट जो है उस धूल से होते हुए गुजर रही थी। तो वो धूल से होते हुए जब लाइट गुजर रही थी तो वो एक बीम ऑफ लाइट बना रही थी, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने लेज़र को मिल्क के पार्टिकल्स में मारा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एटमॉस्फेयर में, मतलब उस कमरे में जो पार्टिकल्स थे, वो कमरा बिल्कुल पैक था, जैसा तुम्हें इमेज में यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे देखो पंखे वाले एरिया से क्या होता है, लाइट आ रही है, तो ये लाइट जो है बीम के फॉर्म में दिख रही है। अब देखो ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने क्या किया, इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो ये जो, इसको क्या नाम दिया गया बाद में, टिंडल इफेक्ट, और ये 1860 के अराउंड में इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज की गई थी, ठीक है। इसको नाम क्या दिया गया, टिंडल इफेक्ट का नाम दिया गया, इन्हीं के नाम पे दे दिया गया, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है ना, देखो अगर हम बात करें तो हम जंगल में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे लाइट क्या होती है, ज़्यादा नहीं आती है। तो लाइट जो थोड़े बहुत एरिया से जब लीक होकर के पहुँचती है उस फॉरेस्ट के फ्लोर वगैरह पे, तो वो क्या करती है, वो बेसिकली जो आसपास के उसके, क्योंकि उस उन एरिया से मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पे मॉइस्चर की वजह से स्कैटरिंग होती है लाइट की। तो ऐसी कई सारी चीज़ें, मतलब हम कई जगह हम ये टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे, और हम भी कई बार, मतलब बहुत ही, अब हमारे घरों में स्टोर रूम होता है, हम सबके घरों में एक एक स्टोर रूम होता होगा, ठीक है। तो जब हम उस स्टोर रूम को खोलते हैं तो हम ये देखते होंगे कि जो लाइट की बीम जा रही है कहीं से लीक होकर के, अगर वो लाइट की बीम उस स्टोर रूम में आती है तो स्टोर रूम में धूल बहुत ज़्यादा होती है। तो वो धूल क्या होती है, वो धूल उस लाइट बीम को स्कैटर कर देती है, और वो बीम बिल्कुल अलग हाईलाइट होकर के बिल्कुल ऐसे ही दिखने लगती है। तो इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब वक्त आ गया है वो टॉपिक पढ़ने का जो हम पढ़ना चाह रहे थे काफ़ी देर से, कि आसमान नीला क्यों और सूरज लाल क्यों। तो देखो थोड़ा सा समझते हैं, स्कैटरिंग से ही इसका कनेक्शन है पूरा का पूरा। देखो सनसेट पे हम क्या देखते हैं, सनसेट पे जो हमारा सन होता है वो थोड़ा सा लाल लाल दिखता है। सनसेट मतलब शाम के समय पे थोड़ा सा लाल, मतलब लालीपन आ जाता है, इतना ज़्यादा तो नहीं होता, ये तो फोटोशॉप जैसी इमेज है या कैमरा एडिटिंग है, लेकिन थोड़ा सा लाली आ जाती है सन में, थोड़ा सा लाली लिपस्टिक लगा लेता है, ठीक है। और एकदम जब आसमान एकदम साफ होता है, मतलब दोपहर के समय में हम अगर आसमान की तरफ देखें तो हमें आसमान नीला नीला दिखाई देता है, ठीक है। बादल अगर हमें दिख गए तो बादल हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं, सनसेट लाल दिखाई देता है। ससुरा हो क्या रहा है ये, मतलब कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। तो चलो इसको थोड़ा समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसके पीछे का रीज़न, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में अभी अभी हमने देखा कि लाइट रे आती है, पार्टिकल से होते हुए पास करती है, तो वो पार्टिकल क्या करता है, उस लाइट रे को एकदम फैला देता है, ठीक है। हमने पढ़ा कि साइज़ जितनी ज़्यादा होगी स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा होगी। अब ये स्कैटरिंग एक और चीज़ पे डिपेंड करती है, साइज़ पे तो है ही है। अब देखो सन से आने वाली जो लाइट होती है वो वाइट कलर की होती है, ठीक है। वाइट कलर क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब इसमें क्या हम देखते हैं कि जो लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग कम होती है, यानी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग कम होगी। वॉयलेट की वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है,
आपको याद हो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता था, वेवलेंथ सबसे कम होती थी, ठीक है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता था। तो रेड की जो स्कैटरिंग होगी, रेड जो होगा कम फैलेगा और वॉयलेट जो होगा ज़्यादा फैल जाएगा। मतलब ये इस लाइट की टेंडेंसी है अगर किसी भी पार्टिकल का अगेंस्ट आता है। देखो ये जो लाइन बनी है, अगर हम विबग्योर की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट से रेड जाने पे घट रहा है और वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो ये वेवलेंथ के वेव फॉर्म में बना दिया। देखो वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो कम है और रेड की जो वेवलेंथ है ज़्यादा है। तो वेवलेंथ ज़्यादा, स्कैटरिंग कम। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, वेवलेंथ ज़्यादा, स्कैटरिंग कम। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा सन है, ये हमारा कहाँ है, दोपहर का समय है और जो सन है ये सर के ऊपर है, ठीक है, इस पोजीशन पे। तो मुझे जो सन होगा ठीक डायरेक्टली ऊपर दिखाई देगा। अब सपोज मैं अगर ऊपर की ओर देखता हूँ, अगर मैं ऊपर के डायरेक्शन में देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देंगे कि सनरेज जो है मेरी आंखों पे आ रही हैं। अभी आंखों पे आ रही है सनरेज तो मुझे सन सीधे वाइट कलर का दिखाई देगा। और लेकिन अगर मैं साइड वेज देखता हूँ तो साइड वेज देखो, साइड से तो कोई रे नहीं आ रही ना मेरी आंख में, साइड से तुम देख सकते हो कोई भी रे नहीं आ रही है। तो मैं साइड वेज में मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, मुझे ब्लैक दिखाई देगा, सिर्फ ऊपर वाइट सन दिखाई देगा। अब लेकिन देखो चीज़ें सिंपल तो है नहीं, अर्थ का अपना खुद का एटमॉस्फेयर है। तो इस एटमॉस्फेयर में क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हमने अभी देखा है, बहुत कुछ पढ़ा है। तो इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। अब देखो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं ना, ये एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं या दूसरे फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनकी जो वेवलेंथ होती है हमारी विजिबल लाइट की भी वेवलेंथ से कम होती है। यानी कि लगभग जो हम 400 से 750 नैनोमीटर हमने देखा था विजिबल लाइट की रेंज थी, उससे भी छोटे होते हैं इन पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है, या इन पार्टिकल्स की जो साइज़ होती है बेसिकली वो इससे भी छोटी होती है। तो देखो अब वाइट लाइट आती है तो वाइट लाइट क्या करती है, इस पार्टिकल से होकर पास करती है। अब हमें पता है पार्टिकल की साइज़ क्या है, छोटी है। तो पार्टिकल जितना छोटा होगा स्कैटरिंग उतनी कम होगी। तो ये पार्टिकल क्या करता है ना, देखो ये लोअर वेवलेंथ, जो लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसको ज़्यादा स्कैटर करता है। तो यानी वॉयलेट को ज़्यादा स्कैटर करेगा, रेड को कम स्कैटर करेगा। यानी कि ये जो भी पार्टिकल्स हैं ये वॉयलेट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करेंगे। अच्छा, वॉयलेट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें आसमान जो है वो वॉयलेट कलर का दिखना चाहिए। देखो ये कैसा दिखना चाहिए, हमें वॉयलेट दिखना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा लॉजिक से सोचें, या लॉजिक से क्या सोचें, अगर हम देखें तो आसमान क्या हमें बैगनी या वॉयलेट दिखाई पड़ता है। तो उसका रीज़न क्या होता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक्चुअली जो वॉयलेट कलर है वो विजिबल रेंज में बहुत कम आता है। इसका मतलब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ ध्यान देना, ये विजिबल रेंज वाला है, ये रेंज जो है विजिबल रेंज है। अगर तुम इसमें देखो तो इसमें देखो कि ब्लू की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये इंटेंसिटी यहाँ दी है और यहाँ वेवलेंथ दी हुई है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है, तो हम ये स्पेक्ट्रम देख रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं एक सेकंड के लिए बस रोक देता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर तुम वॉयलेट को देख रहे हो तो वॉयलेट का जो मैक्सिमम पोजिशन है ये नॉन विजिबल या इनविजिबल रेंज में आता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। और वॉयलेट का हल्का सा पोर्शन सिर्फ विजिबल रेंज में लाई करता है। यानी कि अगर वाइट लाइट को मैं 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में तोड़ता हूँ तो मैं क्या देखूंगा कि जो वॉयलेट है वो सबसे लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके बाद ब्लू जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, बाकी कलर्स भी हैं, बट वॉयलेट क्या है, अगर वॉयलेट की बात की जाए तो वॉयलेट बहुत कम है। तो वॉयलेट अगर स्कैटर होता भी है तो देखो पहले हम समझते हैं इस चीज़ को। देखो यहाँ पे विजिबल रेंज में तो कम लाई करता है, तो स्कैटरिंग के वक्त होगा क्या, अब देखो इस चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं एग्जैक्टली। तो देखो स्कैटरिंग ऐसे नहीं होगी, अब इस तरह से नहीं होगी, अब स्कैटरिंग कुछ ऐसे होगी। देखो क्योंकि पार्टिकल साइज़ जो है वो छोटी है। पार्टिकल साइज़ क्या है हमें पता है, ये जो पार्टिकल है ये कैसा पार्टिकल है, ये काफ़ी ही ज़्यादा छोटा पार्टिकल है। तो अब ये छोटे पार्टिकल से क्या होगा ना कि ये जो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट होती है, यानी कि वॉयलेट हो गई, इंडिगो हो गई, ब्लू हो गई, इनको ज़्यादा स्कैटर करेगा। अब मैंने तुमको बताया, अभी हमने देखा विजिबल रेंज में वॉयलेट जो होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में लाई करता है। तो वॉयलेट ज़्यादा तो स्कैटर करेगा लेकिन वॉयलेट का अमाउंट जो होगा वो कम होगा। यानी कि जो नेट वॉयलेट स्कैटर हमें मिल रहा है, जो पूरा वॉयलेट का स्कैटर्ड हमको स्कैटरिंग हो रही है वॉयलेट की, वो बहुत ही कम मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। और वहीं अगर ब्लू और इंडिगो की बात करें, खास करके अगर मैं ब्लू की बात करूँ, तो ब्लू क्या होती है कि ब्लू का अमाउंट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो ब्लू की स्कैटरिंग तो कम होगी लेकिन जो ब्लू के जो लाइट रेज जो निकलेंगी स्कैटरिंग के बाद वो बहुत ज़्यादा निकलेंगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलेंगी वो लाइट रेज। मतलब स्कैटर कम हो रही हैं लेकिन लाइट रेज ज़्यादा है। आप समझ रहे हो ना कि ज़्यादा लाइट रेज हैं और स्कैटरिंग कम हो रही है। तो ओवरऑल अगर इस हम कलर कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व करें तो ये कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्काई ब्लू हमें देता है, स्काई ब्लू का फील देता है। तो एग्जैक्टली देखो स्कैटरिंग कुछ इस तरह से होती है, वॉयलेट ज़्यादा स्कैटर करेगा लेकिन अमाउंट कम होता है, ठीक है, वॉयलेट की रेस कम होंगी, ब्लू
कम स्कैटर कर रहा है, लेकिन जो ब्लू की रेज होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। तो इस वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं वॉयलेट हमारी आंखों के लिए थोड़ा सा, आंखों पे थोड़ा सा कम सेंसिटिव होता है, हमें वॉयलेट कलर कम दिखाई पड़ता है क्योंकि विजिबल रेंज में ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आसमान क्या होता है, हमें नीला दिखाई पड़ता है। तो अब तुम्हें एक आइडिया लग चुका है कि आसमान बैगनी क्यों नहीं होता। देखो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होते हैं, और क्योंकि ये इनकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है, ये उस रेंज में लाई करते हैं जिनकी वेवलेंथ कम होती है। तो ये स्कैटर होते हैं और इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो स्काई ब्लू होता है। तो उसके बाद बचता है ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें ग्रीन येलो की भी बहुत मामूली सी स्कैटरिंग होती है क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और रेड की सबसे लीस्ट स्कैटरिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। अब इस चीज़ को देखो यहाँ पे ध्यान से समझना कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में स्कैटरिंग बहुत ही लीस्ट होती है। तो ये क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशन हमें मिलता है एक्चुअली, जो सनलाइट आती है, सपोज देखो वाइट कलर की सनलाइट आती है सन से, ध्यान देना, और जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करती है क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू जो होता है ये पूरी तरह से स्कैटर हो जाता है, ठीक है। और वो स्कैटरिंग क्या करती है, हमें आसमान में हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर के पूरे हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से हम कभी भी आसमान को देखते हैं, मतलब जिस दिन मतलब सनलाइट वगैरह अच्छे से निकली हो, तो आसमान हमें एक थोड़ा सा ब्लूइश कलर का दिखाई देता है, ठीक है। वो एग्जैक्ट प्योर ब्लू भी नहीं कह सकते उसको, थोड़ा सा स्काई ब्लू इसीलिए कहते हैं, वो कॉम्बिनेशन स्काई ब्लू होता है। तो मैं आसमान में किसी भी पार्टिकल को देख रहा हूँ, मतलब आसमान में मैं कहीं भी देख रहा हूँ, तो वहाँ पे मल्टीपल पार्टिकल्स है जो ब्लू कलर की लाइट स्कैटर करते हैं। देखो यहाँ से ब्लू कलर की लाइट स्कैटर होती है, यहाँ से स्कैटर होकर, मतलब हर पॉइंट से ब्लू कलर की लाइट स्कैटर होकर मेरी आंखों में आ रही है। अब ध्यान देना, ये जो वाइट लाइट है, इस वाइट लाइट में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू तो स्कैटर हो गया पूरा, बचा क्या, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसमें से बहुत मामूली सा ग्रीन का स्कैटरिंग होता है, थोड़ा सा येलो स्कैटर होता है, ऑरेंज और कम स्कैटर होगा, रेड और कम स्कैटर होगा। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है ये थोड़ा सा येलोइश कलर देता है हमें। तो जो सनलाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है वो हमें येलो दिखती है, और फिर हम इस सनलाइट को ट्रेस करके हम सन को अगर देखना चाहते हैं तो वो सन भी हमें कैसा दिखाई पड़ता है, वो सन भी हमें येलो कलर का दिखाई पड़ता है। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ पे क्लियर एक आइडिया लग गया होगा कि सन हमें येलो क्यों दिखाई देता है, आसमान नीला क्यों होता है, वॉयलेट क्यों नहीं होता है, और सन जो होता है एग्जैक्टली एक वाइट कलर की बॉल होनी चाहिए लेकिन हमें येलो दिखाई देता है, ठीक है। अभी हम इवन रेड सन के बारे में आप पढ़ेंगे इसके बाद, कि जो सन होता है वो रेड कलर का कब दिखाई देता है। तो जब सन, देखो ध्यान देना, ये हमारा हॉराइजन होता है, ये एरिया। हॉराइजन क्या होता है, जहाँ पे हम ये मानते हैं, देखो मैं तुम्हें हॉराइजन पहले समझा देता हूँ। देखो कभी ऐसा देखा ना, बहुत ही सुंदर से बीच होते हैं जहाँ पे सनसेट वगैरह लोग ऑब्जर्व करते हैं, फोटोज़ लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि सन जो होता है वो पानी के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो हॉराइजन बेसिकली वही पॉइंट होता है जिसमें हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, या वही प्लेन होता है एक हॉराइजन, जहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारा सन है वो पानी के अंदर जा रहा है, मतलब ये हॉराइजन है, ठीक है। और ये सन क्या लगता है, ऐसा डूब रहा है, या फिर जब सनराइज होता है तो ऐसा लगता है कि उस पानी से बाहर निकल रहा है। तो बीचेस पे सनराइज, जो बीच होते हैं जो समुद्र के किनारे, वहाँ पे सनराइज और सनसेट देखने का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि ऐसा लगता है वो पानी से निकल रहा है या पानी में डूब रहा है। तो उसी को हॉराइजन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, अभी जब सनसेट या सनराइज होता है ना, तो जो हमारा सन जो होता है वो हॉराइजन के नीचे होता है। देखो हॉराइजन के नीचे जाता है तो सनसेट हो जाता है, हॉराइजन के ऊपर आता है तो सनराइज होता है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो सन की पोजीशन है ये हॉराइजन के नीचे है, तो अब ये तो आंखों में दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, देखो सनलाइट आती है और हमारे जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, हमने बताया था एटमॉस्फेयर में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज हो गया, तो ये लाइट रे बेंड होते होते हमारी आंखों पे आती है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो ध्यान देना, ये एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है तो अभी ये इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अभी ये जब दोपहर के टाइम में ऐसे आ रही थी तो ये एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही थी तो बस ये छोटी सी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, अभी ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो अगर तुम लोग को याद हो तो अभी हमने पढ़ा था स्कैटरिंग के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि स्कैटरिंग बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, या तो हम पार्टिकल का साइज़ बढ़ा दें, ठीक है, और या तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दें। अगर तुम्हें याद हो कि जो हमने मिल्क इम्प्योरिटी वाला जो स्कैटरिंग किया था, तो उसमें जब मिल्क प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ था वाटर में, तो हमने देखा था जहाँ मिल्क का कंसनट्रेशन ज़्यादा था जिस एरिया में, वहाँ स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही थी, जहाँ कम था वहाँ स्कैटरिंग कम हो रही थी। तो पार्टिकल ज़्यादा तो स्कैटरिंग ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो इसका जो फ़ायदा या नुकसान जो भी कह लो, इसका जो होता है कि अब लाइट रे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी कि स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। अब स्कैटरिंग ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो कलर अभी तक प्रॉपरली स्कैटर नहीं हो रहे थे, ग्रीन और येलो, वो भी स्कैटर होने लगेंगे अच्छे खासे अमाउंट में, ठीक है। तो देखो सन, यहाँ सनलाइट जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब हमें पता है कि वॉयलेट क्या होता है, वॉयलेट तो पूरी तरीके से स्कैटर हो जाता है सबसे पहले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वॉयलेट स्कैटर होगा, ठीक है। और वॉयलेट के बाद क्या होता है, फिर हमारा ब्लू कलर स्कैटर होगा,
ठीक है, सॉरी, इंडिगो होता है, इंडिगो स्कैटर होता है। इंडिगो के बाद क्या होता है, ब्लू होता है, और ब्लू बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग होती है ब्लू की, ठीक है, अच्छी खासी होती है ब्लू, क्योंकि जो विजिबल लाइट में होता है बहुत अच्छे खासे अमाउंट में हाई एनर्जी के साथ प्रेजेंट भी रहता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, देखो डिस्टेंस बढ़ गई, पार्टिकल ज़्यादा इनकाउंटर होते हैं, तो ग्रीन और येलो की भी अच्छी खासी स्कैटरिंग हो जाएगी, ठीक है। और जो कलर सबसे लीस्ट स्कैटर्ड होंगे वो होंगे ऑरेंज और रेड। तो अगर तुम देखो ये वाइट लाइट में अब लास्ट में जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स बचे वो ऑरेंज और रेड ही बच रहे हैं मेजरली। तो अब जो वाइट लाइट जो होती है हमारी आंखों तक पहुंचती है वो ऑरेंज और रेड ही कंटेन कर रही होती है, बाकी सारे कलर्स मेजरली स्कैटर हो चुके होते हैं। तो हमारी आंखें क्या करती हैं, इस सनलाइट को जो होता है ऑरेंज कलर का देखती हैं, और फिर हमारी आंखें क्या करेंगी, इस सनलाइट को ट्रेस करेंगी और हमें सन क्या दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा। अच्छा, इसी के साथ रेड तो हमें दिखाई दे रहा है, इसी के साथ तुम एक चीज़ का और आइडिया लगा सकते हो अगर तुम चाहो तो, ये सन की पोजीशन भी चेंज हो गई, ठीक है। अभी देखो सन की एक्चुअल पोजीशन कहाँ है, हॉराइजन के नीचे, और सन हमें हॉराइजन के ऊपर दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। लाइट ऐसे आ रही है और ये बेंड हो रही है, ठीक है, और फिर इस बेंड होने वाली लाइट को, जो इस एंगल पे लाइट रहे हमारी आंखों पहुंच रही है, हम इसको बैक ट्रेस कर रहे हैं और हम जा रहे हैं सन तक, और सन तक जैसे ही हम पहुंच रहे हैं हमें सन रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये तो हमको समझ में आ रहा है। साथ ही साथ सन की पोजीशन चेंज हो जा रही है, यानी कि लेट्स से कि सन अभी यहाँ पे है और वो हॉराइजन के नीचे आ गया, सनसेट हो गया, लेकिन मुझे सन अभी भी दिखाई दे रहा है हॉराइजन के नीचे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक वो अभी भी दिखाई देगा, जब सन कुछ ज़्यादा नीचे पहुँच जाएगा कि रेज अभी भी रिफ्रैक्ट होकर के मेरी आंखों तक अब नहीं पहुँच पा रही हैं, तब मुझे लगेगा कि सनसेट हो गया, क्योंकि अभी मुझे सन की पोजीशन है वो ये दिखाई देगी, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि सनसेट हो गया, जब तक मुझे सन की अपरेंट पोजीशन भी डूबती हुई नहीं दिखाई देगी तब तक मैं कैसे मान लूँ कि सनसेट हो गया, मतलब मेरी आंखें मानेंगी नहीं ना। तो ऐसा सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो ये जो सनसेट होता है इसमें 2 मिनट का डीले आ जाता है, क्या होता है, 2 मिनट का एक छोटा सा डीले आ जाता है। उसी तरह अगर हम सनराइज की बात करें, सनराइज कब होता है, जब ये सन जो होता है हॉराइजन के ऊपर उठ के आता है ना, लेकिन जैसे ही सन मान लो इस पोजीशन पे आता है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट रेज मेरी आंखों में पहुंचने लगेंगी, ठीक है, जो कि नहीं पहुंचनी चाहिए थी नॉर्मली, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से पहुंचने लगेंगी। इस वजह से मुझे क्या होगा, मुझे सनराइज भी 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगेगा, मतलब सन यहाँ पे पहुंचा और मुझे उसकी इमेज हॉराइजन के ऊपर बन के दिखाई देने लगेगी, इसका मतलब मुझे लगेगा सनराइज हो गया, ठीक है। तो ये एडवांस सनराइज और डीलेड सनसेट का एग्जाम्पल है कि जो सनसेट होता है वो थोड़ा सा 2 मिनट के डीले में होता है, और जो सनराइज होता है वो हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो अब हम आसानी से ये इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि ये जो सनराइज में एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट होता है ये क्यों होता है। तो ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो हमने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़ा था उसी के बाद का एक छोटा सा टॉपिक था, जिसको मैं चाहता तो वहाँ भी कवर कर सकता था, लेकिन ये सारी चीज़ें तुम्हें इतना नहीं बता सकता था। तो अगर तुम्हें लगता हो कि तुमने वीडियो एन्जॉय किया है तो बस जाओ यार इस लाल बटन को फोड़ दो, ठीक है। और बाकी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, कुछ इंपॉर्टेंट है अगर यहाँ पे डिस्कस करने को तो देखो थोड़ा सा पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं अपने साइज़ की वजह से, क्योंकि उनकी साइज़ छोटी होती है तो वो छोटी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करना चाहेंगे। अब सबसे छोटी वेवलेंथ होती है वॉयलेट की, जिसको वो स्कैटर नहीं कर पाते क्योंकि वॉयलेट जो होता है विजिबल रेंज में बहुत कम लाई करता है। सिमिलरली इंडिगो भी ब्लू के कंपैरिजन में कम लाई करता है, ठीक है, और ब्लू जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ब्लू की अगर स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग का अमाउंट होता है, मतलब वो जो रेस फैलती हैं वो मान लो ज़्यादा दूर तक नहीं फैल रही हैं, लेकिन वो इतनी इंटेंसिटी में फैल जाती है ना कि हमें ऐसा लगता है कि ब्लू का पूरा डोमिनेंस हो जाता है वहाँ पे। तो हमें क्या दिखता है कि सब कुछ ब्लू ब्लू दिखता है, ठीक है। और सन जो होता है येलो अपीयर होता है, क्योंकि जो सनलाइट होती है दोपहर के समय में पहुँचती है उसमें से वॉयलेट इंडिगो ब्लू जो होते हैं पूरी तरह से स्कैटर हो चुके हैं। अब हमें ग्रीन येलो ऑरेंज रेड जो होता है इसका कॉम्बिनेशन जो होता है ये हमारी आंखों तक पहुँचता है, ठीक है, दोपहर के समय में। इस वजह से हमें क्या होता है, ये दिखाई देता है येलो, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि देखो जब सनसेट होने वाला होता है, ठीक है, या फिर शाम के समय में जो रेड सन दिखाई देता है उसका रीज़न क्या होता है कि जो हमारी सनलाइट होती है वो अब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो ज़्यादा पार्टिकल एनकाउंटर करेगी। तो यानी कि जो लाइट की जो वेवलेंथ थी, जो ग्रीन और येलो जैसे जो पहले स्कैटर नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा, या हल्की फुल्की माइन्यूट स्कैटरिंग हो रही थी जिनकी, अब उनकी भी अच्छी खासी स्कैटरिंग होने लगेगी। तो जो रेस पहुँचती हैं वो येलो वो ऑरेंज और रेड ही होती है मेजरली, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो कि रेड जो है लीस्ट स्कैटरिंग, रेड की जो स्कैटरिंग होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। अब रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं ना, देखो तुमने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी, उसमें तुमने देखा होगा एक बंदा होता है जिसके पास स्नाइपर होती है, ठीक है, जो स्नाइपर चल रहा था। अब देखो स्नाइपर में क्या होता है कि एक लेज़र भी यूज़ करते हैं वो लोग, कभी कभार हम क्या देखते हैं स्नाइपर्स में लेज़र्स वगैरह होती हैं,
वो लेज़र क्या होती हैं, वो लेज़र किस कलर की होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज? नहीं, वो रेड कलर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम देखते हैं रेड कलर जो है वो सबसे कम स्कैटर हो रहा है, ठीक है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और स्कैटरिंग की टेंडेंसी सबसे कम होती है। यानी कि जो विजिबल रेंज की जो लाइट है, स्नाइपर में हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए ना, लेज़र लाइट की हेल्प चाहिए होती है कई बार, हम देखते हैं। तो रेड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रेड क्या होती है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। इसी वजह से कोई भी डेंजर सिग्नल हो गया, या हम गाड़ियों की बात कर ले, व्हीकल्स में हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो मेजरली क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं। 99% केसेस में हम पाएंगे कि वो रेड कलर के इंडिकेटर्स होते हैं। और फॉग लाइट्स वगैरह भी जो गाड़ियों में होती हैं, जो कोहरे के समय जलाने को लोगों को कहा जाता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए लोगों का। जैसे कोहरा होता है या फॉग होता है या स्मॉग होता है तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम देखते हैं कि रेड कलर का हल्का हल्का अगर इंडिकेटर ब्लिप कर रहा होता है तो थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई देता है वो। तो इस वजह से होता है क्योंकि रेड जो होता है सबसे कम स्कैटर होता है, ठीक है। तो डेंजर सिग्नल सारे रेड कलर के होते हैं इसी वजह से। और यहाँ पे एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट हम देख सकते हैं कि 2 मिनट क्या होता है, सनसेट के बाद, सनसेट के 2 मिनट के बाद हमें सनसेट दिखाई देता है। तो सनसेट देरी से होता है और सनराइज़ के 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज़ दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हमने सारी चीज़ें जो है ये ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में, ये कलरफुल वर्ल्ड का जो भी पार्ट था, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो अगर तुमको लगता हो कि तुमने इस वीडियो में कुछ सीखा है, कुछ प्रैक्टिकल सीखा है, कुछ तुम्हारा लॉजिक थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर हुआ है चीज़ों को लेकर के, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें शायद काफ़ी हद तक चीज़ें थोड़ी सी कम ही रटनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ तो रटना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक कम रटना पड़ेगा। अब तुम चीज़ें अच्छे से समझ चुके हो और तुमको ऐसा लगता है कि वाकई में कुछ सीखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और उनसे भी कहना कि कमेंट करें, तुम भी कमेंट करो, शेयर करो और जो मन करे वो करो, ठीक है, मज़े करो। चलो तब तक मिलते हैं, अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है। हाँ, ठीक है, रिकॉर्ड कर। रिकॉर्डिंग हो रहा है। म्यूजिक हटा देना बस। अब सामने दिखा, सामने सामने सामने।